चलिए, तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है तो स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करें। क्या हो गया आज? एलपी का एग्जाम क्या हो गया? कैंसिल हो गया क्या जी? ये एलपी का एग्जाम क्या हुआ? कैंसिल हो गया? पेन देना तो भाई। एलपी का टोटल एग्जाम कैंसिल हो गया क्या? अब देखो यहाँ पेन ही नहीं है। चलो, तो ओपन डेल्टा में हम लोग देख लिए थे, ओपन डेल्टा पढ़ लिए थे, ठीक है। एक मिनट रुको। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। एक मिनट रुको, ये पीडीएफ चल नहीं रहा है। अरे ये स्लाइड, ये जो रिमोट है ये काम नहीं कर रहा है, कैसे होगा ये? आइए ना थोड़ा जल्दी। हाँ, कैंसिल हो गया ना। चलो तो पढ़ लो अब अच्छे से, अब अच्छे से पढ़ लो। हमें लग रहा है अब जेई का भी एग्जाम लेट से होगा, ठीक है। जेई भी लेट से होगा, लेकिन तब पर भी अपने को खत्म करना है, खत्म करना है। चलो, यहाँ एक जगह सही कर दोगे, पता है ना कहाँ सही करोगे? याद है ना? यहाँ सही कर लेना जब पीडीएफ आपके पास जाएगी। जब पीडीएफ आपके पास जाएगी तो यहाँ सही कर देना, यहाँ 3 करना, ठीक है। √3 मत करना, यहाँ 3 करना, ओके। 3 VPH कर लेना इस जगह पे। पीडीएफ अभी तक लोड नहीं किया गया था, अभी पीडीएफ दिए ही नहीं। पूरा पढ़ाएंगे स्लाइड तब ना जी, पूरा स्लाइड पढ़ाएंगे तब ना पीडीएफ लोगे। तुरंत तुम लोग को जो है ना बर्दाश्त ही नहीं जाता है। और देखो ये तो हो ही नहीं रहा है, इतना टाइम लगेगा। एस्कॉर्ट भी देख लिए थे। एस्कॉर्ट क्या करता है? 3 फेज से 2 फेज और 2 फेज से 3 फेज करता है। और एस्कॉर्ट कनेक्शन का नया नाम, दूसरा नाम क्या है? टीटी कनेक्शन। क्या कहोगे? टीटी कनेक्शन। एप्लीकेशन कहाँ है? फर्नेस में यूज करते हैं, और ट्रैक्शन में, रेलवे में भी यूज करते हैं इसका। टेप चेंजिंग भी देख लिए थे। टेप चेंजिंग कहाँ करेंगे? हाई वोल्टेज साइड टेप चेंजिंग करेंगे। कारण क्या है? हाई वोल्टेज साइड कोड से दूर रहता है, बाहर में रहता है, तो आराम से हम टैपिंग कर देते हैं। दूसरा क्या है? कोड अगर हाई वोल्टेज है तो टैपिंग ज़्यादा कर सकते हैं हम आराम से, और करंट कम होगा तो चिंगारी भी कम उत्पन्न होगा, शॉर्ट सर्किट भी कम लगेगा। चलो, तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर आज का टॉपिक है। चलो हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का जो चैप्टर है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ये बात बताओ, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, पैरेलल की क्यों जरूरत पड़ी? ट्रांसफार्मर की को पैरेलल हम लोग क्यों करते हैं? आवाज आ रही है? एक बार बताना तो, आवाज आ रही है तो? आवाज आ रही है? चलो, तो पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर को, ये बात पहले बताओ। कोई बता सकता है? कुछ कमेंट? चलो, नहीं कमेंट होगा तो मैं बताता हूं। देखो एक बात बताओ, अगर मान लो कोई काम करना है, ठीक है, आपके यहाँ काम करने के लिए मजदूर आया, ठीक है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। अब उस मजदूर से क्या हो रहा है? वो काम नहीं हो पा रहा। यानी मान लो कोई चीज उठाना है तो अकेला जो मजदूर है वो काम वो नहीं कर पा रहा, अकेला नहीं उठा पा रहा है। तो क्या करोगे?
आप उसको सपोर्ट करोगे। लेकिन आप तो हो मालिक, कब तक सपोर्ट करोगे? आप कहीं ना कहीं बोलोगे भाई अगले दिन से एक और मजदूर ले आना। क्यों ले आना? क्योंकि अकेला तुमसे नहीं हो पा रहा है, इसमें कम से कम 2 आदमी चाहिए। तो क्या होगा, 2 आदमी अगर रहेगा तो लोड का बंटवारा हो जाएगा। अब आराम से दोनों आदमी मिलकर काम कर लेगा ना। सेम अब आ जाओ अपने ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में क्यों ऐसा करते हैं? नहीं आ रही है? आ रही है? चलो ठीक है। अब हम क्यों करते हैं? तो पावर यहां हम क्यों करते हैं? अपने इलेक्ट्रिकल में क्यों ट्रांसफार्मर को पैरेलल करने की जरूरत है? पैरेलल करने का मतलब है जो अगर लोड डिमांड बढ़ गया, लोड डिमांड बढ़ गया, मान लो एक जगह एक मोहल्ला में तुम ट्रांसफार्मर लगाए, मस्त से ये ट्रांसफार्मर लगाए, ठीक है, ये आराम से सप्लाई दे रहा था यहाँ ग्राहक को। मान लो यहाँ जो ग्राहक लगा हुआ था, यहाँ जो ग्राहक था, सुनना ध्यान से, यहाँ जो ग्राहक था, ठीक। अब क्या हुआ, यहां देखो ग्राहक था, ये ट्रांसफार्मर था 100 kVA का, ठीक है, यानी इसका शक्ति था, मैक्सिमम शक्ति कितना दे सकता है? 100 kVA। आराम से इस मोहल्ला में बहुत सारा घर था, सभी घर को ये सप्लाई आराम से दे रहा था। ये सभी घर हैं, सभी घर को ये लाइन यहां से पोल पे लगा हुआ है और यहां से इसको सप्लाई दे रहा है, ठीक है। अब मामला क्या हुआ, इस गांव में संख्या बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया, आबादी बढ़ गया, आबादी बढ़ गया। क्या हुआ, यहाँ आबादी बढ़ गया। पहले मान लो 50 घर था, अब हो सकता है 60 घर हो गया होगा, 70 घर हो गया, आबादी बढ़ गया। अब आबादी बढ़ गया तो बताओ सबको चाहिए ना। अगर तुम पंखा चला रहे हो, बल्ब जला रहे हो, तो ये जो सामने वाला आबादी है जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, इसको भी तो चाहिए, पंखा चाहिए, बल्ब चाहिए, तो बेसिक मोटर चाहिए, ये सब हर एक चीज इसको भी चाहिए। अब हम जब बनाए थे, जिस समय में ट्रांसफार्मर कंपनी लगाया था, ये 50 घर सोच के लगाया था, लेकिन अब क्या हो गया 100, अब 60 घर 70 घर हो गया। तो अब क्या होगा, लोड तो अब तुम इसको रोक नहीं सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा आदमी है ये बोलेगा ये तो सरकार दिया है, गवर्नमेंट दिया है, हम यहाँ से बिजली लेंगे। अब ये नया आदमी जो कनेक्शन लेगा तो क्या होगा, ये तो क्षमता था कितना, 100 kVA का, ओनली 50 घर को ये सप्लाई दे रहा था 100 kVA। अब नया आदमी आ गया, अब नया आदमी आ गया तो क्या होगा, अब नया आदमी आ गया वो भी कनेक्शन करेगा, कैपेसिटी है 100, आप एक्स्ट्रा इस पे लोड दे रहे हो, तो यहाँ लगा रहता है रिले, फ्यूज, ये सब क्या करेगा, बार बार ये ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट होगा यानी इसको कट कर देगा बचाव के लिए। अब पता चलेगा हर एक बार आपका ट्रांसफर बार बार ऑफ हो रहा, बार बार ट्रांसफर उड़ जा रहा है, जिसको उड़ना बोलते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं ट्रांसफर उड़ गया है। ट्रांसफार्मर नहीं उड़ता है, फ्यूज जो है ना, क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है। तो फ्यूज क्या हो गया, मान लो उड़ गया। अब फ्यूज क्यों उड़ा, क्यों, प्रोटेक्शन के लिए दिए थे। फ्यूज हमेशा ओवर करंट होगा, यानी ओवर वोल्टेज होगा तभी उड़ेगा, या शॉर्ट सर्किट होगा। तो ओवर करंट का मतलब क्या, ग्राहक नया जुड़ रहा है, ग्राहक नया जुड़ा। अब ग्राहक नया जुड़ा है तो ऐसा तो बार बार होगा, जितना बार ये चलाएगा इतना बार ये कट हो जाएगा। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी से जाएगा तो बार बार करंट का इंटरप्शन होगा। तो अब तुम बार बार कहां जाओगे, तुम जाओगे कंप्लेन करने के लिए, जो बार बार इस मोहल्ला में ट्रांसफर उड़ जा रहा है, हर एक घंटा पे 2 घंटा पे, शाम में तो खास करके उड़ जा रहा है। तब आएगा वो देखेगा, बोलेगा इसमें तो हम 100 kVA का लगाए हैं, गांव में कितना आदमी बढ़ा है, तो बोलेगा 10-20 आदमी एक्स्ट्रा आ गया है। तो उसका अच्छा, उसके दिमाग में आएगा अच्छा तो एक्स्ट्रा आदमी आया तो एक्स्ट्रा लोड बढ़ाया है, लोड बढ़ाया, कैपेसिटी है 100 का, आ गया 10 आदमी और एक्स्ट्रा आ गया, 20 आदमी आ गया, तो मान लो 120 का या 130 का लोड हो गया। तो अब जो 100 ये ट्रांसफर 100 kVA के लिए बनाया था, अब तुम लोड दे रहे हो 130, क्या काम करेगा, नहीं करेगा। अब वो आदमी क्या करेगा, 2 तरीका से अपनाएगा, या तो करेगा इस ट्रांसफार्मर को क्या करेगा, बदल देगा। ये ट्रांसफार्मर बदल करके अब 100 के बदले में ले आएगा मान लो 150 kVA का। अब बताओ ये ट्रांसफर अगर उठा के लेके चल जाएगा, दूसरा लेके आया, तो ये ट्रांसफर तो एक टाइप से वेस्टेज हो गया, खराबी हो गया, पैसा का बर्बादी हो गया, क्योंकि अभी इसका कहां यूज करोगे, जहां भी करोगे तो सेकेंडरी हो जाएगा, न्यू तो रहेगा नहीं। तो दूसरा तरीका इसका है, या तो आप एक दूसरा ट्रांसफर लाओ लगा लो, और नहीं तो उसके अलावा एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में क्या करोगे, सेम पावर का या इससे कम कैपेसिटी का 150 चाहिए ना, तो 100 तो है ये ऑलरेडी, 50 कैपेसिटी का एक और ट्रांसफार्मर ले आओ, और एक और ट्रांसफार्मर को क्या करो, इस मोहल्ला में जो है रख दो, इस मोहल्ला में लाओ, 50 kVA का मान लो ये लाए, क्योंकि हमें 150 चाहिए, मान लो ले आए, ठीक है। तो अब क्या किए हम, अब इस दोनों को, अब देखो, अब 2 तरीका से हम इसको जोड़ सकते हैं। एक तो बोलेंगे जो 10 आदमी है इसको बोलेंगे भाई तुम इधर से ले लो, दूसरा बोलेंगे तुम इधर से ले लो। तो अगर इधर से लेगा तो ये तो बार बार ट्रिप हो जा रहा है, तो इधर से तो आएगा नहीं,
तो ये जो 10 आदमी है यहाँ आएगा। लेकिन अगर ये 10 आदमी अलग से लाएगा, इसके लिए अलग पोल लगाना पड़ेगा, अलग हर एक कुछ अलग लगाना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ेगा, तार लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें अलग अलग लगाना पड़ेगा, फ्यूज अलग लगाना पड़ेगा, तो फिर कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं इसी पोल से ये भी ग्राहक जुड़ा रहे, कोई तरह का दिक्कत ना हो, तो हम क्या करते हैं इस पोल पे पावर ही बढ़ा देते हैं। तो आप ध्यान दोगे, जब पढ़ाए थे आपको BEE, तो वहां पढ़ाए थे जब भी आपको लोड बढ़ रहा है, करंट बढ़ाना है, तो क्या करोगे, बैटरी को हमेशा क्या करते हो, समांतर में जोड़ देते हैं। तो मान लो ये बैटरी अगर 5 एम्पियर दे रहा है, मान लो ये भी 5 एम्पियर दे रहा है, तो टोटल कितना देगा, 10 एम्पियर। अगर मान लो कोई यहाँ जरूरत है 15 एम्पियर का, मान लो 10 से बदल गया 15 एम्पियर, तो फिर क्या करोगे, एक बैटरी और क्या करोगे, समांतर में लगा दोगे। तो समांतर में लगाने का मतलब क्या है, दो तरीका से लगा सकते हैं, समांतर और सीरीज। तो सीरीज में अगर बैटरी को लगाएंगे तो क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब आपके घर में तो 220 वोल्टेज पे चल रहा है, तुम सीरीज में लगा करके क्या कर दिए, वोल्टेज को बढ़ा दिए, वोल्टेज बढ़ा दिया, कोई उपकरण काम ही नहीं कर रहा, सबका सब जल गया। तो हम क्या करते हैं, हमेशा वोल्टेज को नियत रखने के लिए कोई भी उपकरण जब भी लाएंगे, चाहे मशीन पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, कुछ भी इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे, हमेशा किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में लगाने से क्या होगा, वोल्टेज नियत रहेगा, करंट का मान बदलेगा। करंट का मान बदलने का मतलब हुआ लोड का बदलना। क्या हो गया, लोड का बदलना। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर को अब हम श्रेणी में जोड़ देंगे, सीरीज में नहीं, क्या करेंगे, श्रेणी में जोड़ देंगे। और श्रेणी में जोड़ करके हम क्या, समांतर में जोड़ करके हम क्या करेंगे, इसको पावर का सप्लाई करेंगे। श्रेणी नहीं, समांतर में जोड़ के यानी पैरेलल में जोड़ करके हम इसको क्या करेंगे, पावर का सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, करंट का मान बढ़ जाएगा और वोल्टेज नियत रहेगा। अगर आप सीरीज में जोड़ दोगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा, जबकि हमें करंट चाहिए। क्यों सीरीज में करंट घटेगा, क्योंकि देखो अगर सीरीज में जोड़ोगे तो सबका प्रतिरोध है ना, सब बैटरी का प्रतिरोध होगा। तो बैटरी का प्रतिरोध अगर सीरीज में आ गया तो आर का मान बढ़ जाएगा, आर का मान बढ़ेगा तो भी बढ़ा, लेकिन आर तो डोमिनेंट किया, आर बढ़ा तो करंट क्या हो गया, घटा, लॉस भी बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम डिवाइस को हमेशा समांतर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उपकरण को, हमारे पास जो अब डिवाइस हो गया, ये मोहल्ला में आदमी बढ़ा, तो हम अब क्या किए, 100 MVA का पहले से था, ये हमको अब 150 सप्लाई करना है, 150 सप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम इसको समांतर में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समांतर में जोड़ देंगे। तो मान लो ये है A, ये है B, दो ट्रांसफार्मर है, तो दोनों को समांतर में कैसे जोड़ेंगे, देखो इसका प्राइमरी वाइंडिंग का जो फर्स्ट तार है 1, ये है 2, ठीक है, दूसरा ये सेकेंडरी का है 3, ये है 4, ठीक है, 3 और 4। तो क्या करेंगे, एक से एक को जोड़ेंगे, ठीक, एक से एक को जोड़ेंगे, ये 1 है इसका, ये 2 है, ठीक है, 2 से 2 को जोड़ेंगे, ये 3 है मान लो, ये है 4, तो 3 से 3 को जोड़ेंगे, इससे जोड़ देंगे। और यहां देखो पैरेलल में हो गया। अब ध्यान दो, यहां दो, देखो ये भी देखो, ध्यान दो, यहां से सप्लाई आ रहा है, कंपनी दे रहा है सप्लाई, प्राइमरी में 11 किलो वोल्ट, यहां देखो 11 किलो वोल्ट दे रहा है। ये हो गया V1 जो दिए 11 किलो वोल्ट, देखो 11 किलो वोल्ट से दोनों जुड़ा हुआ है। और यहां से अगर मान लो निकल गया कितना, मान लो ये दे रहा है पावर, ये दे रहा है आपको पावर, मान लो 5 एम्पियर दे रहा है, या 50 एम्पियर दे रहा है, या 100 एम्पियर दे रहा है, तो ये भी 100 दे रहा है, और इधर से ये भी 100 दे रहा है। तो 100 कितना आ गया, यहाँ 200 आया, तो देखो कितना आ गया, यहाँ से सप्लाई। अब ग्राहक आराम से यहाँ जुड़ा हुआ है, 150 तक सप्लाई कर सकता है। मान लो इसका 50 kVA है रेटिंग kVA, और इसका मान लो 100 है, 100 kVA, 100 kVA। तो क्या किया, टोटल मिलकर कितना कैपेसिटी हो गया, अब तो 50, 100 प्लस 50 दोनों मिलकर कितना हो गया, 150 kVA, यानी अब 150 kVA तक दे सकता है। इसी तरह अगर मान लो मोहल्ला में बढ़ जाएगा, मोहल्ला में अगर ग्राहक की संख्या और बढ़ गया, मान लो 50 एक्स्ट्रा और आ गया, 200 और आ गया, मान लो फिर अगर मान लो आ गया 50 kVA का ग्राहक आ गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको समांतर में जोड़ देंगे। तो हमेशा डिवाइस को किस में जोड़ोगे, समांतर में जोड़ोगे, जिससे क्या होगा, लोड करंट आराम से यहाँ से सप्लाई हो जाएगा। और लोड करंट जब सप्लाई हो जाएगा तो बार बार जो ट्रिप हो रहा था, आपका ट्रांसफर उड़ जा रहा था मोहल्ला में, क्या होगा, अब ये नहीं उड़ेगा। तो ये बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। क्या करते हैं इसको, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, पैरेलल ऑपरेशन। तो पैरेलल ऑपरेशन की क्यों जरूरत पड़ी, तो लोड डिमांड बढ़ गया इसलिए।
तो आप क्या कर सकते थे, बड़ा ट्रांसफार्मर ही ला सकते थे, लेकिन बड़ा ट्रांसफार्मर क्या होता, छोटा जो पहले से था उसको आपको फेंकना पड़ता, हटाना पड़ता। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता, दूसरा अगर बड़ा ट्रांसफार्मर लाओगे तो बड़ा ट्रांसफार्मर का जो लाओगे अगर खरीद के मान लो, तो क्या होगा, बड़ा ट्रांसफार्मर का स्पेस भी बड़ा होगा, तो फिर पोल भी बदलना पड़ेगा, हर एक चीजें बदलनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगा। तो अब देखना पैरेलल ऑपरेशन कहाँ देखोगे, देखना कहीं अगर अगर या पटना में भी रह रहे हो या आपके मोहल्ला में भी कहीं रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, तो देखना एक ही ट्रांसफार्मर के पास दूसरा ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है, तो समझ जाना यहाँ पैरेलल है। एक ही ट्रांसफार्मर देखना है उसके पास दूसरा भी है, तो समझ जाना पहले एक ही ट्रांसफार्मर सप्लाई करा था, अब ज्यादा लोड बढ़ गया दूसरा भी ले आया, तो देखना कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल अच्छा से सीखने का दूसरा भी तरीका है, या यहाँ लेक्चर पर हो और ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि रोड पे, घर में, कहीं भी, दुकान में, हर एक जगह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिल जाएगा। सबसे बड़ा खूबसूरती यही है, कहीं भी निकलोगे, घर से बाहर निकलोगे या घर में हो, हर एक जगह इलेक्ट्रिकल चीजें आपको मिल जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन करोगे तो ब्रेन में ज्यादा चीजें आती है, ठीक है। तो जितना चीज हम पढ़ाएंगे ये चीजें सब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, खास करके ट्रांसफार्मर रोड पे तो मिल ही जाएगा, मोहल्ला के पास मिल ही जाएगा, आपके घर के पास मिल ही जाएगा, तो वहां आप पढ़ना, इसको देखना, ठीक है। चलो अरे कितना देर पहले कॉल किए, इतना लेट चाहिए कैसे होगा, कहाँ से होता, अब हो रहा है शायद, वो ये नहीं काम कर रहा था, वहां वहां था लगा हुआ, वहां से होगा। अच्छा अच्छा, तब तो वहां थे से कर दी। चलो ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल ऑपरेशन हो गया, समझ गए ना पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं। अब देखते हैं अपना थ्योरी क्या कराते हैं। मैं यहां से इसको डिलीट डिलीट कर रहा, इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पिक्चर में लगा हुआ है। चलो तो देखो, ट्रांसफार्मर आर सेड टू बी कनेक्टेड in parallel when their primary winding are connected to a common voltage supply, ऑलरेडी देखे थे कॉमन वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड था, एंड their secondary winding are connected to a common load, कॉमन लोड से भी कनेक्ट है, तो ऑलरेडी देखे हैं फिगर में। देखो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो पैरेलल ऑपरेशन करेंगे ना, तो हमने कितने तरह के ट्रांसफर पढ़े हैं, दो तरह के ट्रांसफर पढ़े हैं, क्या, एक सिंगल फेज, एक और क्या, थ्री फेज, एक सिंगल फेज एक थ्री फेज, यही दोनों से पावर का सप्लाई होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर तो छोटा जगह यूज करते हैं, हमेशा सिंगल फेज और थ्री फेज ही आपका सप्लाई होता है, जहां पावर को सप्लाई करते हैं हम सिंगल फेज या थ्री फेज से। तो देखो दो तरह का, दोनों ट्रांसफार्मर में अलग अलग कनेक्शन है, अलग अलग तरीका है पैरेलल करने का। ऐसा नहीं है कोई ट्रांसफार्मर उठा के लाए और पैरेलल कर देंगे, पैरेलल का तरीका है, वही तरीका हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और इसी तरीका से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, जो पैरेलल करने का कंडीशन क्या है, समझ गए। ऐसा नहीं है लाए और उठा के लगा दिए, उठा के अगर लगा दोगे, बाजार से लाओगे खरीद के लगा दोगे, तो शॉर्ट सर्किट, अगर आपको आइडिया नहीं है तो ट्रांसफार्मर जल सकती है, समझ गए, ट्रांसफार्मर जल सकती है, हो सकता है एक ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, एक कम ओवरलोड हो जाएगा, एक अपने कैपेसिटी से चलेगा, एक कैपेसिटी के बियॉन्ड चलेगा, या कैपेसिटी से कम चलेगा। तो हम जो ट्रांसफार्मर लाए हम चाहते हैं पूरा का पूरा कैपेसिटी उसका यूज हो, तो इसलिए हम पैरेलल कनेक्शन में देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो सबसे पहले ये देखो पैरेलल कनेक्शन जो ऑलरेडी हम फिगर आपको बना दिए थे, यहाँ देखो ये दो ट्रांसफार्मर है, एक ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गया ये ए ट्रांसफार्मर, और ये हो गया बी। देखो दोनों का वाइंडिंग देखो जुड़ा हुआ है ना सप्लाई से, कॉमन सप्लाई, हम सीधे करके सप्लाई बनाए थे। यहाँ देखो ये डंडा है, ये डंडा है, ये देखो ये डंडा है, ये डंडा है, यहाँ से कनेक्शन लिए हैं, देखो इसका यहाँ से लिए हैं कनेक्शन, देखो इसी तरह यहाँ समांतर में जोड़े हैं, इसी का वाइंडिंग डायग्राम ये है, ये सर्किट डायग्राम हो गया, ये आपका सिंबॉलिक हो गया, ठीक है। तो दोनों ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। चलो देखना है तो यहाँ भी देख लो, यहाँ अच्छा से लिखा हुआ है, यहाँ देखो समांतर में जोड़ा हुआ है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी को भी समांतर में जोड़ेंगे और प्राइमरी को भी समांतर में जोड़ेंगे। देखो अब यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा है, व्हाई वी नीड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और रीजन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। हम पैरेलल ऑपरेशन क्यों ट्रांसफार्मर का करते हैं, ये रीजन हम देखेंगे, ये रीजन देखेंगे, ऑलरेडी हम तो दिखाई दिए, पढ़ाई दिए। अब देखो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द मेन रीजन फॉर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर इन पैरेलल, यानी कुछ रीजन है जो फॉलोइंग रीजन है, इसके कारण हम ऐसा करते हैं। इफ वन ट्रांसफर फेल, अगर मान लो एक ट्रांसफर फेल हो गया तो क्या करेंगे, द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेंटेन थ्रू
अदर ट्रांसफार्मर सो सिस्टम बिकम्स मोर रिलायबल। अब देखो हम क्या बताए थे, एक तो आप बड़ा ट्रांसफार्मर लगा लो, 150 वोल्ट एम्पियर अगर चाहिए आपको तो नया लेके लगा लो। लेकिन अब मामला देखो क्या होगा, अगर 150 वाला ले आए तो एक तो उतना कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, पहले वाला को फेंकना पड़ेगा। दूसरा ये भी तो हो सकता है संभावना, अगर मान लो ट्रांसफर का वाइंडिंग जल गया तो पूरा का पूरा ट्रांसफर क्या हो गया, आपको वेस्टेज हो गया। वेस्टेज नहीं हुआ जी, उसको ठीक करोगे तब तक क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, नहीं जाएगा, मेंटेन नहीं रहेगा, यानी सप्लाई बंद होगा ना। अगर मान लो ट्रांसफर में कुछ जल गया या ऑयल ही चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर चेंज करना है ऑयल तो बंद करोगे ना, तो कट करोगे तो एक ही तो ट्रांसफार्मर है, एक ही ट्रांसफार्मर कट कर दोगे तो जो लाइन जा रहा था, जो सप्लाई जा रहा था इमरजेंसी वाला केस में भी, मेडिकल सिस्टम में, वो भी बंद हो गया ना। तो पैरेलल ऑपरेशन का दूसरा भी एडवांटेज क्या है, अगर दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में है तो अगर मेंटेन कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, तो एक ट्रांसफार्मर जिसको रिपेयर करे उसको बंद कर दो और दूसरे से सप्लाई कर दो इमरजेंसी सिस्टम को। आराम से इमरजेंसी सिस्टम सप्लाई हो रहा है तब तक ठीक करो, फिर इसको लगा दो, फिर ऑन कर दो सबको। या हो सकता है एक वाइंडिंग, एक ट्रांसफार्मर जल गया तो जो इमरजेंसी सप्लाई है उसको दूसरे ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे दो, ठीक है, और सब ग्राहक को कट कर दो जिसको जरूरत नहीं है। लेकिन जो इमरजेंसी है, जैसे मेडिकल है, एजुकेशन सिस्टम है, रेलवे है, इस समय क्या करो, दूसरे ट्रांसफार्मर से सप्लाई कर दो। तो ये भी एक एडवांटेज होता है पैरेलल कनेक्शन करने का, यानी दो आदमी है, एक आदमी का तबियत खराब भी हो गया तो दूसरा आदमी अवेलेबल है काम करने के लिए। अगर एक आदमी स्वयं है, एक इकलौता आदमी है, तो तबियत खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मामला हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, इकलौता आदमी तो दिक्कत हो जाएगा। यानी अगर एक आदमी की तबियत खराब हुआ तो पूरा पूरा सिस्टम डाउन। अब दो आदमी है, एक आदमी खराब हो गया, दूसरा तैयार है, चाहे लोड कम ही कर दो लेकिन चलेगा तो सप्लाई तो देगा, इसलिए ये भी एक एडवांटेज है। तो क्या बोला है, इफ वन ट्रांसफार्मर फेल, अगर एक ट्रांसफार्मर फेल हो गया, द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेंटेन थ्रू अदर ट्रांसफार्मर, दूसरे ट्रांसफार्मर से सप्लाई हम आराम से दे सकते हैं। सो सिस्टम बिकम मोर रिलायबल, यानी ये विश्वसनीयता बढ़ जाएगा इसका, समझ गए, मोर रिलायबल हो गया ये। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, when the load on the substation become more than the capacity of the existing transformer, another transformer can be added in parallel। क्या बताई थी, ये ऑलरेडी बता दी है। अगर लोड बढ़ गया, ऑलरेडी जो लगा हुआ है उससे बियॉन्ड जा रहा है, बार बार ट्रिप कर रहा है, बार बार ऑफ हो जा रहा है, जल जा रहा है, तो हम नया ट्रांसफर को लगाने के लिए भी पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, इफ दी इज ए ब्रेक डाउन और मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसफर, वही बात हुआ, यानी अब अगर मान लो कभी कोई तेल बदल रहे हो, इंसुलेशन चेक कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, तो एक ट्रांसफर को ऑफ कर दो, दूसरा से सप्लाई दो, फिर ठीक कर दो, फिर लगा दो, ऑलरेडी बता दिए हैं। नेक्स्ट, फॉर लार्ज लोड इट मे बी इम्प्रैक्टिकल और अनइकोनॉमिकल टू हैव ए सिंगल लार्ज ट्रांसफार्मर, यानी अगर एक मान लो ठीक है, for a large load it may be impracticable और uneconomical have a single large transfer, यानी अगर मान लो एक सिंगल ट्रांसफर को ला रहे, ऑलरेडी जो बताया तो बड़ा हो गया, तो लाने में भी, कंपनी को मैन्युफैक्चर करने में भी क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। एक तो ला रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो रेलवे से करोगे या ट्रक से करोगे। अब मान लो ट्रक का एक साइज होता है, साइज से बड़ा ट्रांसफार्मर लाओगे तो क्या होगा, मान लो 500 केवीए का लाना है या 5000 केवीए का, तो एक कंपनी को ऑर्डर दोगे, बना दो, कंपनी तो बना देगा, चलो ठीक है, दिक्कत सिक्कत बना दिया, लेकिन आप लाओगे कैसे, ट्रेन से लाओगे, क्रेन से लाओगे, ट्रेन लाओगे, ट्रक लाओगे, उसका स्पेस भी तो होना चाहिए लाने के लिए, नहीं है, लाने के लिए रोड भी चाहिए, फिर आपको ऊपर क्लियरेंस भी चाहिए, पता चलेगा ऊपर पोल है, ऊपर क्या हो गया, चिपक गया जा करके, तो ये भी देखना पड़ेगा। जो क्योंकि आओगे तो रेलवे उलवे कहीं फाटक मिल जाएगा, फाटक मिलेगा, देखते हो वहाँ क्या रहता है, बैनर लगा रहता है, ये सॉरी वहाँ एक टावर लगा रहता है, ऊपर से डिस्टेंस मेंटेन रहता, 5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई का कोई चीज नहीं ला सकते हो, तो फिर लाओगे किसे, दिक्कत हो जाएगा, तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता, अनइकोनॉमिकल हो जाता है, समझ गए, यानी इकोनॉमिकल नहीं होगा, ये महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज ए स्कोप ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन, अगर मान लो मोहल्ला में वही आदमी का संख्या बढ़ गया तो बदलोगे ना, बड़ा ट्रांसफर को बदलना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया क्या करो, छोटा ट्रांसफर को कनेक्शन कर दो पैरेलल में और आराम से सप्लाई करो उसके कैपेसिटी के अनुसार, ऑलरेडी जो इंस्टॉल है उसके बगल में लगा लो, जो कि हमने ऑलरेडी समझा दिया। तो जो बात मैंने समझाया है वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ऑलरेडी तुम लोग इसको मेंशन कर लोगे। द कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय यूनिट इज मच लेस व्हेन 2 और मोर ट्रांसफर आर यूज्ड। देखो इसका मतलब समझो, मान लो आप चाहते हो, जो मान लो एक मान लो 1000 वोल्ट एम्पियर का 1000 वोल्ट एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर तुमने लाया हो, ठीक है, मान लो इससे मेडिकल को सप्लाई दे रहे हो, मेडिकल को सप्लाई दे रहे हो, मान लो आप एम्स को सप्लाई दे रहे हो, कंपनी एम्स को बिजली दे रहा है, एम्स को तो 24 घंटा चाहिए। अब आदमी को पता है
कंपनी को पता है 24 घंटा चाहिए इसको बिजली, क्योंकि इस पे आईसीयू सब भी है, मेडिकल सिस्टम है तो आईसीयू है उसमें। अब इसलिए क्या करता है कंपनी, क्या करेगा, दो तरीका है। एक तो बैकअप में, एक और क्या करेगा, ट्रांसफार्मर लगा रखेगा। जैसे देखो घर में अगर मान लो, जिस घर में मान लो थोड़ा मैनेजमेंट बढ़िया है, देखो अगर मान लो चाय पत्ती ही लाया तो 2 ले आता है, चीनी लाया कुछ ही ऐसा लाता है, एक्स्ट्रा लाता है, जो अगर मान लो एक खत्म हो गया तो दूसरा निकाल के तुरंत दे देगा, ऐसा नहीं तुरंत मार्केट जाना है। तो क्या करेगा, इसको पता है हमको मेडिकल सिस्टम को देना है, खराब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पूरा सिस्टम जो है ना मेडिकल शटडाउन हो जाएगा। तो क्या करता है कंपनी या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करेगा, एक और ट्रांसफार्मर बगल में ला के रखा रहेगा हमेशा स्टैंड बाय मोड में। अब स्टैंड बाय मोड में बताओ ये रखा है तो खरीद के लाया तो कॉस्टिंग हुआ कि नहीं, अब बेकार पड़ा है, क्या गारंटी है ये हर एक दिन खराब होगा, एक बार खराब हो गया ठीक हो गया लंबा चलेगा, तो ये भी तो गड़बड़ी है। तो ये लगा रहेगा। और जानते हो एजिंग इफेक्ट होता है। एजिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, एज के साथ समय खराब चीजें खराब होती है। जैसे आप एज के साथ क्या हो रहा है, आपका एज बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपका कैपेसिटी घटेगा। तो इसका भी ला के स्टैंड बाय में रख दिए, पैसा लगा दिए, यूज ही नहीं हो रहा है। क्यों लगाए हैं, क्यों ला के रखे, तो डर है अगर खराब हो जाएगा तो इसके बदले में रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो बेकार का वेस्टेज हो गया ना जी, बेकार का वेस्टेज हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, हम छोटा छोटा ट्रांसफर को पैरेलल में लगा देते हैं। कैपेसिटी छोटा छोटा, इसका मतलब ये नहीं है बहुत छोटा, यानी एक कैपेसिटी 100 के बी है, 500 के बी है, 1000 के बी का ट्रांसफर को अगर 10,000 के बी चाहिए, 20,000 के बी चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ना कि एक बड़ा को लगाएंगे। अब इससे क्या होगा, अगर 2-4 को पैरेलल में कनेक्ट है तो एक अगर ट्रांसफार्मर छोटा कैपेसिटी का स्टैंड बाय में भी रख लिए तो कॉस्ट भी तो कम पड़ा। अगर मान लो कोई तुम खरीदने जा रहे हो 10 लाख का सामान बेकार पड़ रहा है, कोई 5,000 का है, तो 5,000 का अगर बेकार भी हो रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, यहां तो 10 लाख का हो रहा था बेकार। तो हम क्या करेंगे, स्टैंड बाय के रूप में एक छोटा सा कम कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर ला के रखते हैं। अगर कोई खराब हुआ तो उसको रिप्लेसमेंट कर देते, तब तक दूसरे को ठीक कर लेंगे जो खराब हुआ है। तो इसमें कम कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर आपको लगेगा, जिससे क्या होगा, आपको कम कैपेसिटी अगर हुआ तो पैसा भी कम लगेगा। तो स्टैंड बाय में हम कम कैपेसिटी का ट्रांसफर रखते हैं, जिससे हमको खर्चा भी कम होता है। तो यही बात यहां लिखा है, पढ़ो ध्यान से, देखो आप समझोगे मामले को। द कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय, स्टैंड बाय मतलब जो यूनिट रखे रहते हैं आकस्मिक के लिए, बाय यूनिट इज मच लेस व्हेन 2 और मोर ट्रांसफर आर यूज, यानी जब पैरेलल में करंट ट्रांसफर का यूज करते हैं तो स्टैंड बाय का कॉस्ट घट जाता है, छोटा ट्रांसफर यूज करते हो। नेक्स्ट, with 2 or more unit in parallel, transformer can be switched off or on as the load demand vary, this increase the system efficiency। अब देखो 2 ट्रांसफार्मर हम तो लगा लिए, अब क्या गारंटी है, मोहल्ला में आदमी आया था, पहले 100 kVA ट्रांसफर हो रहा था, अब 50 kVA हो रहा है, ठीक है 50 kVA हो रहा है, बढ़ गया तो टोटल मिला के कितना हो गया 150। अब ये बताओ क्या मोहल्ला में हर एक आदमी हर एक वक्त बल्ब टीवी पंखा चला के रखेगा, क्या नहीं चला के रखेगा। तो जब हमको पता है, मान लो अगर ये 150 तक जब रहेगा, 100 रहे 101 रहेगा, 100 तक रहेगा, तब तो दोनों चलाएंगे। लेकिन 100 से जब ये नीचा हुआ, मान लो 99 kVA हो गया, तब एक ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देंगे। क्यों चलाएंगे इसको, इसी से ना सप्लाई हो जाएगा जी, तो एक को बंद कर देंगे। वही अगर 150 kVA का अगर नया ट्रांसफार्मर ले आते तो अगर लोड 90 kVA भी हो गया है तब पर भी तो चलाना पड़ता है ना। तो रेस्ट जो कैपेसिटी या फुल कैपेसिटी से नहीं चला, लेकिन वाइंडिंग तो खराब हो रहा है, हीट हो रहा है, तो ये भी एडवांटेज हो गया। अगर मान लो कैपेसिटी 150 kVA था तो दोनों ट्रांसफर सप्लाई कर रहा था, लेकिन रात हुआ सब आदमी सो गया, मोहल्ला में 80 kVA चाहिए तो ये 100 kVA वाला चला लो, 50 kVA को बंद कर दो। अगर 40 kVA चाहिए तो 100 को बंद कर लो, 50 वाला चला लो, क्योंकि 50 वाला काफी है 40 kVA को सप्लाई देने के लिए। चीज को समझ रहे हो, पहले ये पहले बताओ, इसको बात को समझ रहे हो नहीं, जल्दी करो कि नहीं समझ रहे हो, मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज सिस्टम इफिशिएंसी, लॉस कम होगा, सिस्टम इफिशिएंसी बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बताओ समझ रहे हो, जो हम बोल रहे हो समझ रहे हो कि और थोड़ा समझाने में कुछ और करना है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फिर बढ़ते हैं आगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो चीजें को, समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो हमारी बातें, कमेंट करना जल्दी। चलो गुड, समझ रहे हो, चलो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार बस पढ़ लोगे। अब देखो, अब आपका क्या है, अब है कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। 2 तरह का ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज और 3 फेज, 2 तरह के ट्रांसफर होंगे, सिंगल फेज और 3 फेज। अब हम तो पता चल गया क्यों हम ट्रांसफर को पैरेलल में करते हैं, सभी बातें आपके पास ऑलरेडी है, और यहां से क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन आएगा। अब ये बात है, जो कोई ट्रांसफर पैरेलल में करेंगे तो कंडीशन क्या हो सकता है,
कंडीशन क्या क्या बन सकती है ट्रांसफार्मर में। तो एक तो सबसे पहला कंडीशन है क्या, ये बात बताओ, पैरेलल में कोई चीज को कनेक्ट करो बैटरी को, तो क्या बराबर होना चाहिए पैरेलल में, जल्दी बताओ। पैरेलल में अगर बैटरी दो बैटरी जोड़ोगे तो क्या समान देखोगे, तो पैरेलल में जब भी जोड़ोगे तो वोल्टेज समान। तो जो नया ट्रांसफार्मर लाए हैं और जो पुराना ऑलरेडी लगा है, दोनों का वोल्टेज क्या होना चाहिए, समान। यानी नया जो ला रहे हैं उसका वोल्टेज पुराने वाला का समान होना चाहिए, समझ में आ रहा है, पुराने वाला का समान होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो नया वाला ट्रांसफार्मर ला रहे हो, पुराना वाला का जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, उसी वाला लाओगे, ऐसा नहीं 100 हर्ट्ज का ले आओगे, तो दो अलग अलग रेंज का हो जाएगा ना। तो अलग अलग रेंज का हो जाएगा तो काम करेगा क्या, नहीं काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे बताओ, और क्या करोगे, अब देखते हैं और क्या करते हैं। तो पहले देखो, तो फॉर satisfactory parallel operation of the transformer two main condition are needed। यानी अगर आप पैरेलल कनेक्शन में चाहते हो ट्रांसफार्मर को करना, तो दो कंडीशन जरूरी है, जिसमें एक कंडीशन नेसेसरी होना ही है, दूसरा क्या है, दूसरा डिजायर है। अगर हो गया तो जैसे मान लो आपके पास एक कपड़ा, एटलीस्ट एक कपड़ा, एक देखो, एक जूता, एक चप्पल, एक आपका जो अंक का हर एक चीजें है, एक होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि एक रहेगा तो पूरा पर्दा में रहोगे, और अगर एक से अधिक हो गया तो क्या हो गया, और बढ़िया हो गया। तब क्या करोगे, आराम से अगर स्कूल आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, तो एक कपड़ा अगर खराब गंदा हो गया तो धो करके दूसरा पहन लोगे। लेकिन एक अगर नहीं रहेगा तो मामला तो आप क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हमेशा एक अगर आपके शरीर में कपड़ा चाहिए, तो वो जो कपड़ा हुआ वो हुआ क्या, जरूरी कंडीशन हुआ, मतलब वो होना ही है उसको। जैसे मान लो आपको सोना लेना है, तो सोना लेने जाओगे, तो सोना लेना आपका मेन मकसद है, ठीक है। तो जाओगे सोना मार्केट में लोगे, लेकिन अगर सोना में सेंट हो जाए, उसमें खुशबू आ जाए, कंपनी देने लगे खुशबू भी, हमारे सोना में खुशबू भी हम दे रहे हैं, सोना है साथ में खुशबू भी है, परफ्यूम भी इसमें है, तो क्या हो गया, वो सोना में सुहागा हो गया। एक तो सोना खुद महंगा है और दूसरा सुहागा भी हो गया, मतलब उसमें सेंट भी आ गया। तो जो सेंट आ गया वो क्या हो गया, वो आपका क्या है, डिजायर है, इच्छित है, दे दिया तो पर भी सही है, नहीं दिया तो पर भी चलेगा। समझ में आ रहा है। तो आप देखो, हम समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि उससे आप ज्यादा पकड़ पाओगे। तो एक होता है नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी मतलब चाहिए ही चाहिए। जैसे एक कपड़ा पूरा का पूरा आपको चाहिए, एक जूता, एक चप्पल, एक मोजा, जो भी है, एक कपड़ा आपको चाहिए, एक टी शर्ट, एक पैंट, ये चीज आपको चाहिए ही। लेकिन डिजायर, इच्छित क्या हो गया, मतलब आपका डिजायर जो, मतलब जो जिसको, मतलब अगर और एक्स्ट्रा हो जाए, एक कपल और हो जाए कपड़ा, तो आराम से चलेगा आपका जिंदगी, सेफ्टी हो जाएगा। देखो, तो एक है नेसेसरी कंडीशन, एक है डिजायर कंडीशन। नेसेसरी में ये होना जरूरी है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन में, नेसेसरी कंडीशन बताओ और डिजायर कंडीशन बताओ, दो कंडीशन पूछेगा। तो देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहला, तो अगर सिंगल फेज पढ़ रहे हैं तो पहला देखो नेसेसरी कंडीशन, यानी ये होना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं हो रहा तो टू ट्रांसफार्मर को पैरेलल में नहीं कनेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो कंडीशन क्या है, द पोलरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी द सेम। पोलरिटी का मतलब क्या समझे, पोलरिटी का मतलब देखो यहां समझो, यहां पोलरिटी क्या है, देखो ये अगर मान लो इन कर रहा प्लस, ठीक है, ये मान लो डॉट है, तो जो नया ट्रांसफार्मर का डॉट है, डॉट से डॉट जोड़ोगे, नहीं तो पता चलेगा अगर डॉट से डॉट नहीं जोड़ोगे, ऑलरेडी बताए हुए थे पहले, याद करना। तो क्या होगा, अगर मान लो डॉट से अनडॉट जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा ना, रेसिस्टेंस आ जाएगा बीच में, पैरेलल नहीं रहेगा, वोल्टेज का मान बदल जाएगा। समझ में आ रहा है। और एक बन जाएगा सोर्स, ये सप्लाई करने लगेगा, ये बन जाएगा लोड, ये खाने लगेगा। तो देना चाहिए, ग्राहक के लिए लाए थे ट्रांसफार्मर को, पता चलेगा एक बन गया सोर्स और एक बन गया लोड, अपने आप में एक सोर्स एक लोड बन गया। तो क्या करोगे, द पोलरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी द सेम, ठीक है। दूसरा, द टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल। वोल्टेज क्या बोले थे, वोल्टेज इक्वल, वोल्टेज इक्वल कब होगा, जब टर्न इक्वल होगा। टर्न का रेशियो देखो, टर्न इक्वल नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेशियो तो इक्वल हो सकता है। देखो जैसे देखो, मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ध्यान देना, मान लो ये है 100 kVA का, 100 kVA, और ये ट्रांसफार्मर है जो दूसरा नया लाए हो, ये है 50 kVA का, 50 kVA का, 50 kVA का, ठीक है। दो ट्रांसफार्मर है, 100 kVA, 50 kVA। अब देखो इसमें मान लो टर्न है, यहां देखो, यहां जो टर्न है
1000 है प्राइमरी में, N1 है 1000 और जो ये N2 है ये है मान लो 100। ठीक है, अब ये बताओ इसका रेशियो कितना हो गया, N1 बटे N2 कितना हो गया, तो 1000 बटे 100 कितना हो जाएगा 100 रेशियो हो गया। अब ये ट्रांसफर देखते हैं, मान लो इस ट्रांसफर जो नया लाए हैं 50 kVA का है, तो इसमें मान लो ये है 100 kVA का, क्या है ये 100 टर्न क्या है इसका N1 100 और इसका मान लो N2 कितना है, मान लो 1 टर्न है, या इसको शॉक कर रहे हो ना तो ऐसा कर लो 500 कर लोगे क्या, चलो 500 कर लेते हैं, 500 कर लेते हैं। तो मान लो ये 500 है और ये मान लो कितना है, ये मान लो है 5 है, 5 ये 5 टर्न है, इधर इधर 500 टर्न, ये N2 5 टर्न। अब रेशियो बताओ दोनों का क्या हुआ, N1 बटे N2 कितना हो जाएगा बताओ, N1 बटे N2 तो 500 बाय 5 कितना 100। तो देखो टर्न अलग अलग है लेकिन टर्न रेशियो दोनों को देखो कितना है, समान है। तो हमेशा टर्न रेशियो समान होना चाहिए, टर्न अलग अलग हो चलेगा। तो अगर टर्न रेशियो समान है तो एक बात बताओ, अगर मान लो यहां वोल्टेज है 11 किलो वोल्ट 11 kVA, तो पर टर्न वोल्टेज क्या हो जाएगा 11 kVA, इसका N1 भाग दे दोगे तो ये पर टर्न वोल्टेज हो जाएगा। तो सेम जो पर टर्न वोल्टेज इसका होगा समान होगा, दोनों का पर टर्न वोल्टेज होगा। अगर N1 से यहां भाग दे दोगे 11 kVA से 500 में भाग दे दोगे, जो एक टर्न का यहां वोल्टेज पैदा होगा ना वही इसका पूरा एक टर्न का वोल्टेज पैदा होगा। तो यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज अपने आप इक्वल हो जाएगा, दोनों का वोल्टेज पर टर्न वोल्टेज दोनों का बराबर होगा। तो इसमें पर टर्न हायर हो जाएगा, इसमें पर टर्न क्योंकि ज्यादा टर्न है तो वोल्टेज मान लो, अगर ये ध्यान दो क्योंकि इसको भी समझने के लिए हमें लग रहा है उतना तुम लोग को समझ में नहीं आता होगा, एक बार मैं और कोशिश कर रहा हूं। मान लो पर टर्न वोल्टेज का मतलब होता है, सुनो ये मान लो 100 टर्न का या मान लो 1000 टर्न का है और यहां वोल्टेज दे रहे हैं 2000 दे रहे हैं, ठीक है वोल्टेज 2000 वोल्ट दे रहे हैं। अब बताओ हम बोले जो अगर यहां टर्न है 1000 वोल्टेज दे रहे हो 2000, तो एक टर्न को कितना वोल्टेज मिलेगा, तो क्या करोगे 2000 में 1000 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी एक टर्न को कितना वोल्टेज मिला 2 वोल्टेज मिला। ठीक है, अब यहां आओ, यहां मान लो है सप्लाई 2000 क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो 2000, टर्न कितना है 500। तो ये बताओ ये काटोगे तो एक टर्न को कितना मिलेगा बताओ 4, यानी यहां एक टर्न को कितना वोल्टेज मिला 4 मिला। तो 4 अगर एक टर्न को वोल्टेज मिला तो टोटल वोल्टेज तो 2000 ही बन रहा है ना। तो यहां भी 2000 मिला, यहां भी 2000 मिला, बस पर टर्न वोल्टेज चेंज हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि वोल्टेज दोनों का टर्न का अगर संख्या बढ़ेगा तो वोल्टेज पर टर्न कम होगा और टर्न की संख्या कम होगी तो वोल्टेज पर टर्न ज्यादा होगा, तब तो दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। तो वोल्टेज बराबर होना चाहिए, इसका भी इसका भी। इसी तरह सेकेंडरी में भी, इसका भी सेकेंडरी में, लेकिन नंबर ऑफ टर्न अलग अलग हो सकता है, केवीए अलग अलग हो सकता है। ऐसा मत सोचना जो 2 ट्रांसफर जोड़ेंगे तो केवीए एक का 1000 है तो सामने वाला जो लाएंगे ये भी 1000 का हो। कैपेसिटी अलग अलग भी हो सकता है, टर्न भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन टर्न रेशियो समान होगा। तो अंतर क्या पड़ेगा, तो टर्न रेशियो अगर समान होगा तो पर टर्न वोल्टेज जिसमें ज्यादा संख्या में कम हो जाएगा वोल्टेज, और जिसमें कम संख्या में है तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। तो इससे असर क्या पड़ेगा, इससे असर पड़ेगा दोनों का वोल्टेज समान होगा, जो प्राइमरी वोल्टेज इसका भी समान होगा। तो टर्न रेशियो समान होना चाहिए, ना कि आपका टर्न की संख्या समान होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है, समझे। जो 2 ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ रहे हैं उसका केवीए रेटिंग समान होना चाहिए, समझ गए, केवीए रेटिंग समान होना चाहिए, टर्न बराबर होना चाहिए, ये सब पूछा है। तो केवीए रेटिंग बराबर नहीं होना चाहिए, समझे, जरूरत नहीं है, हो गया तो कोई बात नहीं, तो पर भी कोई बात नहीं, खुशी की बात नहीं है, तो पर भी कोई बात नहीं। जैसे अगर केवीए अलग अलग भी है तो पर भी वही बात, अगर समान है तो पर भी वही, पैरेलल कनेक्शन का ही वही क्राइटेरिया। टर्न जरूरी नहीं बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें भी N1 1000 इसमें भी 1000, इसमें 5 भी हो गया 50 भी हो, कोई लेना देना नहीं, वोल्टेज दोनों का समान होना चाहिए। तो टर्न रेशियो, वोल्टेज को समान करने के लिए टर्न रेशियो को समान करते हैं, समझ में आ रहा है, इसलिए टर्न रेशियो समान बोलते हैं, इसका मतलब होता है वोल्टेज समान करना। तो देखो लिखा हुआ द टर्न रेशियो या और वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल, या तुम लोग लिख लेना, अगर नहीं समझ में लिख लेना वोल्टेज शुड बी इक्वल,
प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज समान होना चाहिए। उसे भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज समान होना चाहिए। इसलिए मैं इसको बता दिया क्योंकि एक दो बार पूछा हुआ जो टर्न बराबर होना चाहिए तो तुम लोग मार देते हो टर्न बराबर होना चाहिए। टर्न बराबर नहीं मारना, टर्न बराबर नहीं मारना, केवीए बराबर नहीं मारना, केवीए बराबर जरूरी नहीं है, कम कैपेसिटी का भी लगा सकते हैं। देखो डिजायर है, यानी डिजायर मतलब इच्छित, इच्छित मतलब वही अगर एक जोड़ा कपड़ा है तो ठीक है, एक कपड़ा तो जरूरी है, अगर एक जोड़ा हो गया, दो जोड़ा हो गया, चार जोड़ा हो गया कपड़ा तो और बढ़िया है, डिजाइन डिजाइन करके पहन के आओगे डेली डेली, लेकिन जरूरत तो नहीं है उसका। तो वही बात है, डिजायर यानी इच्छित, ये हो जाए तो और बेटर हो जाएगा और अच्छा परफॉर्मेंस सिस्टम का हो जाएगा, समझ गए। वो दो कंडीशन होगा तभी हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, तभी ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट होकर आराम से चलेगा। लेकिन ये अगर हो जाएगा तो और बेटर हो जाएगा परफॉर्मेंस, ट्रांसफार्मर अच्छा से काम करने लगेगा। जैसे मान लो कोई काम दो आदमी मिलकर कर रहा था तो प्रेशर में था, कर तो रहा था ना, लेकिन अगर एक आदमी और आ जाए तो उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा ना, तो काम तो वही हो रहा है लेकिन प्रेशर रिलीज हो जाएगा, वही बात है। तो ये है डिजायर, इच्छित है, ये जरूरत नहीं है लेकिन हो गया तो और सोना में सुहागा वाली बात हो गया। तो पहला क्या है, देखो पहला क्या है, द एक्स बाय आर रेशियो यानी रिएक्टेंस। ये तो रिएक्टेंस ऑलरेडी जानते हो, जब सर्किट बनाते थे तो बनाते थे ना, इससे याद आ रहा है, यही तो हो गया रिएक्टेंस ना, ये रेसिस्टेंस। तो एक्स बाय आर रेशियो शुड बी इक्वल फॉर ऑल ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर जो भी कनेक्ट करोगे पैरेलल में उसका एक्स बाय आर रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। अब इससे देखो एडवांटेज क्या मिलता है, इससे क्या तुमको एडवांटेज हुआ, फायदा क्या हुआ, बिकॉज दिस इंश्योर दैट बोथ ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट द सेम पावर फैक्टर। यानी इससे देखो क्या इफेक्ट पड़ा आपको, यानी दोनों ट्रांसफार्मर सेम पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। और पावर फैक्टर अगर बराबर है तो किस पे असर पड़ेगा, करंट पे, क्योंकि करंट देखो अगर पावर फैक्टर मान लो चेंज कर देते, ध्यान दो, मान लो एक का पावर फैक्टर है कुछ और, मान लो एक का पावर फैक्टर है 0.9, एक का मान लो 0.8, तो अब देखो क्या असर पड़ रहा है। तो हम जानते हैं पावर फैक्टर और करंट में क्या समानता होता है, आई समानुपाती होता है 1/, पावर फैक्टर पीएफ। तो अब एक बात बताओ, जिसका पावर फैक्टर ज्यादा करंट कम, और जिसका पावर फैक्टर कम, जिसका पावर फैक्टर कम करंट ज्यादा, तो क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर ज्यादा ओवरलोड हो जाता, कैपेसिटी से ज्यादा कम करने लगता, एक क्या होता कम कम करता, एक कम कम करेगा, जितना कैपेसिटी पे है उस पर कम नहीं कर रहा, एक क्या कैपेसिटी से ज्यादा कर रहा। अब एक आदमी लगातार ज्यादा काम कर रहा है, कम कम कर रहा है, तो बताओ जो ज्यादा कर रहा है उस पर स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं, स्ट्रेस आएगा ना, उस पर इफेक्ट होगा कि नहीं, लगातार आई स्क्वायर लॉस होगा कि नहीं, तो वो सिस्टम खराब होने की संभावना ज्यादा रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं, एक्स बाय आर रेशियो सेम रखते हैं, जिससे आपको करंट उसके अपने अनुपात में बंटवारा होगा, जिसका जो कैपेसिटी है, जो 50 केवीए का है तो वो अपने अनुसार पावर देगा, जो 100 केवीए का है वो अपने अनुसार पावर देगा और आराम से चलेगा, आराम से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो समझ में आ गया, एक्स बाय आर रेशियो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो द एक्स बाय आर रेशियो should be equal for all transformer because this ensure that both transformer operate at same power factor, thus sharing active power। एक्टिव पावर मतलब जो वाट पावर है उसी को एक्टिव पावर बोलते हैं, पी पावर, एंड रिएक्टिव पावर यानी क्यू पावर अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग, यानी अपने रेटिंग अपनी क्षमता के अनुसार। ये मतलब ऐसा नहीं होगा जो अगर मतलब एक 50 केवीए का है तो ज्यादा देने लगा और 100 केवीए वाला कम दे रहा है, तो क्या होगा, इससे में ट्रांसफार्मर जो 50 केवीए है जलने की संभावना है। तो बराबर करने के लिए तो ये सेफ्टी हुआ ना जी, डिजायर है ये तो सेफ हुआ, अच्छा है। एक्स बाय आर रेशियो क्या करोगे, सेम करोगे। नेक्स्ट क्या होगा, सेम पर यूनिट इंपीडेंस फॉर प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग, यानी इसका रेसिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, पर यूनिट रेसिस्टेंस इंपीडेंस फॉर प्रोपोर्शनल सेम होना चाहिए, यानी दोनों का रेसिस्टेंस बराबर होना चाहिए। कैसे, देखो यहां से भी सीखो, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, जानते हो ना, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, तो V तो दोनों का कांस्टेंट है, तो V तो कांस्टेंट जाने दो, तो बचा क्या, बचा P समानुपाती 1/R। अब अगर मान लो किसी का रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो वो पावर कम सप्लाई करेगा, और किसी का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो पावर ज्यादा सप्लाई करेगा, यानी रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा जाएगा, और करंट ज्यादा जाएगा तो पावर ज्यादा होगा। P बराबर V/I होता है, जिसका करंट ज्यादा उसका पावर ज्यादा। तो इसलिए जिस तरह आपका पावर फैक्टर सेम रखते हैं, एक्स बाय आर रेशियो सेम रखते हैं, उसी तरह हम क्या पर यूनिट वैल्यू PU वैल्यू, जिसमें क्या होता है एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू क्या होता है
पर यूनिट वैल्यू ऑलरेडी बताए हुए हैं जब पढ़ा रहे थे ट्रांसफार्मर। पर यूनिट वैल्यू बराबर एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। ठीक, यानी पीयू वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पीयू रेसिस्टेंस हमेशा दोनों का समान होना चाहिए। अगर दोनों समान हो गया तो सेम कैपेसिटी के अनुसार सप्लाई देगा। तो ये दोनों क्या था, डिजायर कंडीशन था, इच्छित था। तो देखो ट्रांसफार्मर को क्या किया, इसका लाइफ बढ़ा दिया ना मेरे भाई, लाइफ बढ़ा दिया कि नहीं ट्रांसफार्मर का लाइफ ही बढ़ गया। अगर नहीं रहता तो ये ट्रांसफार्मर तो चलता आराम से चल रहा है, लेकिन एक ज्यादा ओवरलोड हो जाता, समय के साथ जल्दी खराब हो जाता। तो ये क्या किया, उसके लाइफ को बढ़ा दिया। तो डिजायर कंडीशन क्या करेगा, उसके लाइफ को एक्सटेंशन कर देगा, बढ़ा देगा। और जो नेसेसरी कंडीशन है वो पैरेलल के लिए जरूरी है, तभी काम करेगा। अब देखो ये तो सिंगल फेज का पढ़ लिए, अब थ्री फेज का पढ़ रहे हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर को भी क्या करेंगे हम, पैरेलल कनेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में करेंगे थ्री फेज को भी। ठीक है, अब थ्री फेज को पैरेलल कनेक्शन में हम कर रहे हैं। तो ये बताओ थ्री फेज जब भी हुआ, सिंगल फेज में तो दिक्कत नहीं है, एक ही फेज था, एक फेज था, मान लो आर फेज, एक न्यूट्रल था, आराम से इसमें कनेक्ट कर दिए। लेकिन थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या दिक्कत हो सकती है, देखो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में आर वाई बी तीन फेज होता है, आर वाई बी। तो क्या करोगे, जो नया ट्रांसफार्मर लाओगे, नया मान लो ये आर है, ये वाई है, ये बी है, ये आर है, ये वाई है, ये बी है। तो जो ऑलरेडी पहले कनेक्ट है ट्रांसफार्मर, मान लो पहले कनेक्ट है आर में, उसके बाद वाई में, उसके बाद बी में, ये मान लो ट्रांसफार्मर कनेक्ट है तुम्हारा। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ठीक कनेक्ट है। अब जो नया ट्रांसफार्मर लाओगे तो इसको ऐसा मत कर देना जो इसको किसी में जोड़ दो, बी में जोड़ दो या वाई में जोड़ दे। इसका जो आर में जुड़ा है वही इसका भी वो आर में जोड़ोगे, यानी इसका भी आर में जोड़ोगे, सेम वाला टर्मिनल, इसका वाई में है, इसका बी में। इस तरह से वोल्टेज तो बराबर होना ही चाहिए, जो सिंगल फेज में है वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा ये कनेक्शन फेज सीक्वेंस इसको बोलते हैं, आर वाई बी, ये भी समान होना चाहिए। ये नया ऐड हुआ है, आवृत्ति भी समान, समझ गए, आवृत्ति समान होना चाहिए। और क्या समान होना चाहिए बताओ, वोल्टेज समान होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद फेज सीक्वेंस जो नया आया है, क्योंकि थ्री फेज है, फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, तो आर वाई बी में ही कनेक्ट करोगे। अलग करोगे तो फिर शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो देखो नेसेसरी कंडीशन में क्या हो गया, नेसेसरी कंडीशन में है द पोलैरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी द सेम, पोलैरिटी वहां भी सेम हुआ था। ऑल द ट्रांसफार्मर मस्ट हैव द सेम फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, आर वाई बी सेम होना चाहिए फेज सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्या है, द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज मस्ट बी द सेम फॉर ऑल ट्रांसफार्मर व्हिच आर टू बी ऑपरेटेड इन पैरेलल। देखो ये फेज डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट रुको, हाँ अब देखो यहां देखो फेज डिस्प्लेसमेंट तुमको बताए थे, याद करना, जब ट्रांसफर को बोल रहे थे जो ग्रुप के आधार पे कितने तरह के होते थे, चार ग्रुप में बांटे थे, याद करना, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बताए थे। जिसमें ग्रुप 1 में कौन कौन आया था बताओ, या तो डेल्टा डेल्टा या नहीं तो स्टार स्टार आया था। तो डेल्टा डेल्टा को ही डेल्टा डेल्टा के साथ हम क्या करेंगे, समांतर में करेंगे, या स्टार स्टार को ही क्या करेंगे, स्टार स्टार के साथ करेंगे। इसी तरह ग्रुप 1 में क्या आया था, डेल्टा स्टार आया था और स्टार डेल्टा, और ये क्या हुआ था, 30 डिग्री लीड आया था। इसी तरह मान लो ये डेल्टा स्टार है या स्टार डेल्टा है और 30 डिग्री लैग है ना। इसी तरह 180 डिग्री, यानी कहने करता है जो सेम ग्रुप का है, ग्रुप के साथ करेंगे कनेक्शन। ऐसा नहीं है डेल्टा डेल्टा को डेल्टा स्टार के साथ कनेक्शन कर देंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ठीक, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, समझ में आया। आर वाई बी फेज जो किए वही तो हो गया एंगल, यही तो पढ़ा रहा हूं, 30 डिग्री का लीड लैग, यही तो एंगल हो गया ना जी, 30 डिग्री का लीड लैग, यही ना हो गया, यही ना लीड लैग हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया मामला, आप समझ गए ना। यानी सेम ग्रुप, जो डेल्टा डेल्टा को ही डेल्टा डेल्टा के साथ करोगे, जैसे डेल्टा डेल्टा है और नया ट्रांसफार्मर आप डेल्टा डेल्टा कर रहे हो, तो देख रहे हो डेल्टा डेल्टा अगर मान लो लीड है 30 डिग्री, तो जो नया ट्रांसफार्मर लाओगे वो लीड वाला ही लाओगे, डेल्टा डेल्टा दोनों को कनेक्ट करोगे समांतर में। ऐसा मत कर देना डेल्टा को डेल्टा लाए इधर स्टार डेल्टा से जोड़ दिए, या डेल्टा डेल्टा से या स्टार स्टार से जोड़ दिए, तो ये शॉर्ट होने की संभावना है।
तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है, फेज डिस्प्लेसमेंट। फेज डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल ही होता है गधा प्रसाद, समझ गए। यहाँ फेज डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तुम जो बात बोल रहे हो वही तो है, एंगल ही तो है। फेज डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एंगल। तो द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज मस्ट बी द सेम फॉर ऑल ट्रांसफार्मर विच आर टू बी ऑपरेटेड इन पैरेलल। कारण क्या है, that means three phase transformer to be connected in parallel must be belong to the same phase group number। same phase group number से, अगर मान लो same phase group से नंबर से नहीं करोगे कनेक्ट तो क्या होगा, एक बन जाएगा सोर्स, एक ट्रांसफार्मर बन जाएगा लोड। तो सप्लाई देना चाहिए, हम लाए थे ट्रांसफार्मर ग्राहक को देने के लिए सप्लाई, पता चल रहा अपने आप में खा रहा, एक सप्लाई दे रहा, एक खा रहा, एक दे रहा, एक खा रहा। तो सेम ग्रुप का होना जरूरी है, इसलिए वहां ग्रुप रहा है, एक बार जाके देख लेना। और अगर याद नहीं आए तो याद करना, ग्रुप में क्या लिखे थे, या तो 11 क्लॉक पे रहेगा, या 1 क्लॉक पे रहेगा, या अगर मान लो सामने सामने है 12 पे है तो 0 ग्रुप, या 180 रहेगा, 180 डिग्री पे रहेगा। ये सब बताए थे, सब बताया हुआ है, 0 डिग्री या 180 डिग्री या 30 डिग्री लीड या 30 डिग्री लैग, 4 ग्रुप बताए थे, जाके देख लेना, 4 ग्रुप वहां बताया हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें भी डिजायर्ड कंडीशन है, तो डिजायर्ड कंडीशन वही घिसा पिटा बात, X/R रेशियो बराबर होना चाहिए। समझ गए क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि पावर फैक्टर इससे बराबर हो जाएगा। पावर फैक्टर बराबर होगा तो अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार पावर को सप्लाई करेगा। दूसरा पर यूनिट जो है ना रेसिस्टेंस या इंपीडेंस, एसीएत इंपीडेंस बोलो, पर यूनिट इंपीडेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जिससे अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार डिलीवर करेगा। ऐसा नहीं एक ज्यादा करने लगेगा एक कम करने लगेगा, तो एक क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, एक अंडरलोड हो जाएगा। तो जो अंडरलोड है वो तो आराम से चल रहा है, जो ओवरलोड हो गया वो स्ट्रेस महसूस कर रहा है, ज्यादा कॉपर लॉस हो रहा है, ज्यादा कोर लॉस हो रहा है, और ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, समय के साथ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर एसोसीरीज। ट्रांसफार्मर में कुछ एसोसीरीज है, तो ये दोनों चीज तुम देख लेना, समझ गए, दोनों चीजें देख लेना ट्रांसफार्मर का। उसके बाद पैरेलल कनेक्शन बहुत जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एसोसीरीज, अब देखो ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो हम लोग इंड के करीब जा रहे हैं। सबसे पहले तो इंसुलेटिंग ऑयल। इंसुलेटिंग ऑयल कहाँ रहता है, ट्रांसफार्मर जो कोर रहता है ना, देखो ये टैंक हुआ, एक बार मैं बना रहा हूं यहाँ, देखो ये कोर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाते हैं ना। अब कोर है तो इसमें कौन कौन लॉस होगा, कोर है तो इसमें कोर लॉस होगा। अब कोर लॉस में कौन कौन लॉस होता है, कोर लॉस में 2 तरह का लॉस होता है, एक ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। दूसरा इसमें वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग में कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा। और जब भी लॉस का मतलब क्या होता है, मशीन में लॉस का मतलब होता है हीट, गर्म। तो अगर मान लो इसको इसी तरह रख दोगे तो ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो हम इसको सबसे पहले ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक वेसल बनाते हैं, एक ड्रम बनाते हैं, ड्रम बनाते हैं। इस ड्रम में जो हम क्या करते हैं, इस कोर को जिसको टैंक बोलते हैं, देखो ये टैंक, ये कोर को क्या करते हैं, ये टैंक में डाल देते हैं। ये क्या करते हैं, ये कोर को यहां देखो ले आए, और इसमें क्या करते हैं, कोर आ गया, गर्म होगा, और हम जानते हैं जो तेल होता है वो कूलेंट का काम करता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे हम, तेल डाल देंगे। अब तेल डाल देंगे तो क्या होगा, ये तेल डाल दिए, ठीक है, यहाँ तेल है। अब तेल क्या करेगा, ये गर्मी हुआ तो तेल गर्म होगा, तेल गर्म होगा तो क्या होगा, भाप बन के ऊपर उड़ेगा, उड़ेगा ना जी, ऊपर उड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये ठंडा होगा, ठंडा होगा तो हम तेल यहाँ इंसुलेटिंग ऑयल देते हैं जिससे ये ठंडा हो। दूसरा काम क्या है, मान लो अगर मान लो कोई तार आकर के इस पे अगर चिपक जाएगा तो शॉर्ट होने की संभावना है। तो इसलिए क्या करते हैं, इंसुलेटिंग ऑयल क्या करेगा, इंसुलेटिंग करेगा। ये कुचालक होता है, ये जो तेल होता है ना, ये कुचालक होता है, चालक नहीं होता विद्युत का, उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। समझ में आ रहा है, विद्युत का कुचालक होता है। तो इंसुलेटिंग भी प्रदान करेगा, यानी ये क्या करेगा, कुचालक के रूप में भी काम करेगा, इंसुलेट करेगा। अगर कोई वाइंडिंग चिपक गया है, गिर गया है, कोई शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है, शॉर्ट नहीं होने देगा, पहले ही इस तेल पे ये तैरते रहेगा। तो ये ड्रम में नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, इस पॉइंट पे नहीं आएगा, ये आपका पात्र में नहीं सटेगा, जिससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो पहला है ट्रांसफार्मर एसोसीरीज में इंसुलेटिंग ऑयल क्या क्या करेगा। द इंसुलेटिंग ऑयल हैज 3 फंक्शन, क्या क्या है, इट प्रोवाइड एडिशनल इंसुलेशन, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या करेगा, प्रोजेक्ट द इंसुलेशन फ्रॉम डर्ट, यानी क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट द इंसुलेशन फ्रॉम डर्ट
and moisture and it carry away the heat generated in the R क्या है लिखा हुआ, and moisture and it carry away the heat generated in the core कर लेना, यहां देखो कोर होगा, कोर कर लेना, इन द कोर एंड कॉइल, यानी कॉइल और कोर में जो हीट हो रहा है, कॉइल और कोर में जो हीट हो रहा है उसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, कोर और कॉइल में जो हीट हो रहा है इस चीज को क्या करेगा, ये बाहर करेगा। और दूसरा क्या है, डर्ट से भी बचाएगा, मॉइस्चर से भी बचाएगा। अगर बाहर में रहता, बाहर में अगर वाइंडिंग रहता, ये वाला देखो, ये वाला रहता, अगर तेल में नहीं डूबे रहते तो इसमें क्या धूल कण सब आता, धूल कण आता, नहीं आता धूल कण आता, तो ये खराब हो जाता, धूल बैठ जाता है इस पे। इसको अंदर में डाल दिए तो धूल कण से भी बचाएगा, उसके बाद इंसुलेशन भी करेगा, उसके बाद ये गर्मी से भी बचाएगा, हीट जो बना उसको भी बचाएगा, तो ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो ऑयल का ये सभी कामें हैं, ठीक है। तो आपको पूछेगा, ये दोनों चीज़ ज़्यादा पूछता है। जो ऑयल, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला मारोगे इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन प्रदान करना। और दूसरा ये याद रखना क्या करता है, हीट अवे द हीट, कैरी अवे द हीट, ये दोनों काम करता है। ज्यादातर यही पूछा जाता है क्या करेगा, एक तो इंसुलेशन प्रदान करेगा और दूसरा कैरी अवे द हीट, हीट को भी बाहर करेगा, ठीक है। चलिए, नफ्था ऑयल, हाँ नफ्था ऑयल का यूज होता है। चलो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, यानी ये जो तेल लाते हैं ये किससे निकलता है, क्रूड पेट्रोलियम, जहां से आपको पेट्रोल डीजल सब निकलता है ना, उसी को हम डिस्टिलेशन करके, शुद्धिकरण करके लाते हैं। देखो यहाँ देखो ट्रांसफार्मर कंपोनेंट है। अब देखो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, देखना ऑलरेडी देखोगे। ये देखो, ये कूलिंग के लिए है, अभी आगे दिखाएंगे। कूलिंग का सिस्टम होता है, ये जो तेल डाले हो ना उससे भी कूलिंग नहीं होता। अगर बड़ा ट्रांसफार्मर है, इतना ज्यादा हीट हो जाता है, वो तेल उसको ठंडा नहीं कर पाता है, क्योंकि एक ड्रम में वो चीज है ना, ड्रम में कोई चीज बंद है तो गर्म होगा तुरंत थोड़े निकलेगा। तो उसके लिए ये फिन, इसको बोलते हैं फिन, ये यूज करते हैं, जिसको कूलिंग ट्यूब भी बोलते हैं, समझ गए। ये है कूलिंग ट्यूब, ये जल्दी आपको ठंडा करता है। उसके बाद इसमें होता है बुचोल रिले, ब्रीदर, ये है कंजर्वेटर, ये है एक्सप्लोशन वेंट, ये है आपका टैंक, ये टैंक हो गया। और ये क्या हो गया, बताओ जल्दी, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हो जल्दी बताओ। बुशिंग बोलते हैं। यहाँ देखो, ये है ब्रीदर और इसी में सिलिका जेल, ऐसे करके मैं ट्रांसफार्मर का एक पिक्चर बना देता हूँ मैं खुद से, फिर उसमें आप जोड़ पाओगे क्या क्या कहाँ होता है ट्रांसफार्मर। देखो, ये ट्रांसफार्मर टैंक हो गया। देखो यहाँ एक होता है कंजर्वेटर, इसका नाम है कंजर्वेटर। ये होता है ब्रीदर। अब देखो सबका काम क्या है, इसी देखो, ये अगर तेल गर्म होगा तो जो तेल गर्म है वो ऊपर उठेगा, जगह दोगे तब तो। अगर इसको सील कर दोगे तो ये तो फट जाएगा, प्रेशर बनेगा। अगर मान लो कुकर में सीटी न दे तो कुकर क्या हो जाएगा, फट नहीं जाएगा जी, फट जाएगा, क्योंकि गैस बनेगा, दाब बनेगा, दाब ज्यादा होगा, सराउंडिंग दाब से उड़ जाएगा। तो क्या करते हैं हम, सीटी लगाते हैं। उसी तरह इसमें देखो, ये गैप देते हैं, ये गैप से क्या होगा, तेल अगर गर्म हुआ तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के इधर आएगा। और ये क्या होगा, इसको फिर अगर मान लो बंद कर दे तो ये भी फटने की संभावना है। तो यहाँ भी खोल के रखते हैं, यहाँ से हवा, गर्म हवा बाहर निकलेगा। यहाँ देखो हवा था, यहाँ तेल ऊपर गया तो हवा जो है, अगर तेल ऊपर जाएगा तो हवा जो है, हवा धकेला जाएगा कि नहीं। जहाँ अगर मान लो खाली जगह है, पानी दो, तो पानी अगर वहाँ डालोगे तो क्या होगा, हवा ऊपर उठ जाएगा, हवा वहां से निकलेगा। अगर कोई चीज खाली है उसमें हवा रहता है ना जी, और उसको भर दो तो हवा बाहर हो जाएगा, गैप हो जाएगा। तो मान लो यह तेल ऊपर उठा, ये हवा था पहले, तो ये हवा को क्या किया, ये यहाँ दूर फेंका, तो ये इधर से निकलने के लिए रास्ता हुआ। अब क्या होगा, जब ठंडा होगा, मान लो रात हुआ, ठंडा हुआ, लोड कम हुआ, तब क्या होगा, ये तेल नीचे बैठेगा। जो गर्म तेल था ठंडा होगा तो नीचे बैठता ना, कोई चीज ठंडा है तो नीचे बैठेगा, गर्म ऊपर उठेगा। तब मान लो तेल ठंडा हो गया तो नीचे बैठा, तो फिर जो हवा है वो आएगा कि नहीं। अगर बंद कर दोगे तो ये तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो ये चिपक जाएगा, वहां भी तब पर भी ब्लास्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहां से फिर क्या करता है, ये ठंडा हवा खींचेगा और इधर से जाएगा, ठंडा हवा इधर से जाएगा और इसमें क्या करेगा, तेल नीचे जाएगा और इसको कूलिंग करेगा। इसमें लगाते हैं, अब ये बोलते हैं ब्रीदर। ब्रीदर क्यों लगाते हैं सुन लो, अब ये मैं बता देता हूं, आगे यही बात लिखाया हुआ है। ब्रीदर लगाते हैं, अब देखो, अगर वातावरण से हवा आएगा तो हवा में क्या है, धूलकण है, नमी है,
अब अगर बताओ नमी है, धूलखन है, तो क्या होगा, नमी जब ये तेल में डालोगे, आप अपना गाड़ी में पेट्रोल डालना और थोड़ा तेल भी, पेट्रोल डालना, थोड़ा पानी भी डाल देना, देखना अगर पेट्रोल डालोगे पानी डालोगे तो पेट्रोल जो भी है वो भी खराब हो जाएगा। दो अलग अलग चीजें हैं, कभी मिक्स नहीं होगी। तो पेट्रोल को पानी से अलग करोगे, हमेशा क्या करोगे, अलग करोगे। तो इसलिए क्या होता है, देखो यहां से नमी गया, मॉइस्चर है ना वातावरण में, पर्यावरण में गर्म वायु जो है वो क्या करता है, जो पानी को वाष्प कर देता है, तो जल वाष्प को ही मॉइस्चर बोलते हैं। तो मॉइस्चर आया यहां से, ये चल जाएगा टैंक में, और यहाँ तेल है, तेल में अगर चला गया पानी तो खराब कर देगा ना, मॉइस्चर मतलब पानी खराब कर देगा। तो इसलिए क्या कराते हैं, यहाँ एक सिलिका जेल होता है, वो सिलिका जेल यहाँ हम लगा के रखते हैं। ये क्या करेगा, जब ये मॉइस्चर या डर्ट आया, गंदा आया, ये पकड़ के रख लेगा और यहाँ से स्वच्छ हवा को जाने देगा। तो इससे क्या होगा, जो तेल है वो ज्यादा दिनों तक चलेगा, खराब नहीं होगा। तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछता है, ये जो ब्रीदर है इसमें जो यूज करते, क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल यूज करते हैं। सिलिका जेल क्या करेगा, मॉइस्चर को पकड़ के रख लेगा। अब बोलोगे सर सिलिका जेल का अगर डिफिनेशन लोकल स्तर पे समझा पाएंगे क्या, बिल्कुल समझा देते हैं। कभी नया बैग खरीदने गए हो क्या, नया बैग खरीदने जब जाते हो देखोगे उसमें एक पुड़िया रहता है छोटा सा, देखिए वो पुड़िया, बताओ उजला कलर का प्लास्टिक होता है, देखिए उजला कलर आता है, छोटा सा पैकिंग रहता है, उसमें दाना दाना टाइप से रहता है, छुओगे दाना दाना टाइप से लगेगा। यही है सिलिका जेल। बैग में क्यों डालते हैं, क्योंकि बैग में जब बना रहा है कंपनी तो हवा है, नेचुरल हवा है, और हवा में नमी है। अब बैग तो जरूरत नहीं है, अभी बनाया तुरंत बिक जाएगा, हो सकता है मार्केट में 1 साल तक भी वो बैग रह जाए। तो नमी है, कपड़ा का ही बनेगा तो खराब होने की संभावना है, खराब हो जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, नमी को खत्म करने के लिए यहाँ सिलिका जेल दिया रहता है। सिलिका जेल क्या करेगा, वो नमी को पकड़ के खींच लेगा, ठीक है, नमी जब आएगा ये खींचेगा सिलिका जेल। तो सेम यहाँ यूज करते हैं सिलिका जेल। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है, बोलता है जब सिलिका जेल खराब हो गया तब कैसा रंग होगा। सबसे ज्यादा रेलवे में पिछले बार यही पूछा था, खराब हो जाएगा सिलिका जेल तो इसका रंग हो जाएगा व्हाइट पिंक हो जाएगा, व्हाइट पिंक। ज्यादातर पिंक ही लिखा रहता, लेकिन कोई नहीं, अगर व्हाइट ऑप्शन में व्हाइट पिंक तो व्हाइट पिंक पे मारना। और जब नया रहता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, आसमानी, नया वे, नया सिलिका जेल जो रहेगा नया, कैसे पकड़ोगे नया है, तो नया का रंग रहेगा आसमानी, आसमानी मतलब नीला रंग, नीला। तो जब नया लगाए हो सिलिका जेल तो नीला कलर का रहेगा, और जब ये खराब हो गया है तो पिंक हो जाएगा। तो जब खराब हो गया तो जो टेक्नीशियन होता है, जो जेई होता है, वो चेक करते रहता है, 6 महीना 7 महीना पे इसको चेकिंग के लिए भेजता है, देखता है खराब हो गया है तो फिर बदल लो। इसलिए यहाँ एक पारदर्शक चीजें रहती है, शीशा रहता है, उससे देखने के लिए यहाँ रहता है, आराम से जाके देख सकते हो, ठीक। इसी बीच में क्या रहता है, मैं यहाँ समझा दे रहा हूं। इसी बीच में देखो, अगर एक्सेस हीट हो रहा है, उस तरह से गर्मी नहीं निकल रहा बाहर, हीट मान लो ज्यादा हो रहा है, अगर मान लो आपका कुकर में गैस ज्यादा बन रहा है, उस तरह से क्या हो रहा है, सीटी गैस नहीं निकाल पा रहा है, तो क्या होगा, समय के साथ वो ब्लास्ट कर जाएगा, तो ब्लास्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा खाना बर्बाद। तो ये भी क्या होगा, अगर मान लो ज्यादा इसमें हीट बन रहा है, उस कैपेसिटी के अनुसार ये हीट बाहर नहीं कर पा रहा है, ज्यादा मान लो अगर हीट यहां अंदर बनने लगा, ज्यादा लोड बढ़ गया, ज्यादा हीट बन रहा है, और उस अनुसार ये कैपेसिटी के अनुसार यहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, गैस निकल नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये ब्रस्ट कर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इस बीच में एक लगा देते हैं, बीच में लगा देते हैं ब्रीदर, सॉरी बोलते ब्रीदर, इसको बोलते हैं बुचोल्ड रिले। ये रिले क्या करेगा, अगर ज्यादा गैस बना ना तो क्या करेगा, ये अगर ज्यादा फास्ट में गैस बन रहा है तो ये आवाज करने लगता है, इसमें रिले कनेक्ट रहता है। आवाज किया तो या तो मोहल्ला का जो आदमी है जिसका घर बगल में, वो आके ऑफ कर देगा, नहीं तो इसी के साथ रिले लगा रहता है, रिले को ये ट्रिप कर देगा और क्या करेगा, बंद कर देगा। तो आपको पूछता है एग्जाम में, जो ये बुचोल्ड रिले है ये किससे चलता है, धारा से चलता है या तेल से चलता है या गैस से चलता है, किससे चलता है बताओ। बुचोल्ड रिले कैसा रिले है, तो देखो बुचोल्ड रिले जनरली ऑप्शन में रहेगा धारा से चलने वाला रिले, लेकिन क्या ये धारा से ये आवाज किया है, क्या नहीं, जब गैस बना है, जब यहाँ गैस बना है तब ये गैस बना है, तो उस गैस के कारण क्या हुआ, ज्यादा गैस मात्रा में बन रहा था, ये ऑपरेट हो गया, चालू हो गया, और इसी से रिले इंक्लूड है, रिले जुड़ा हुआ है, रिले को ये सिग्नल दिया, रिले सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दिया, सर्किट ब्रेकर टिप कर दिया और पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया। बंद हो गया तो फिर जब ठंडा हो जाएगा फिर रिले सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर को, फिर क्लोज होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बुचोल रिले को हम समझाएं पावर सिस्टम में, जब पावर सिस्टम पर होगे उस समय मैंने अच्छे से समझाया है, वहां देख लेना। ये पावर सिस्टम का चीजें हैं, बस यहां समझना है कहां लगा रहा था। अब देखो यहां पूछेगा बुचोल रिले किससे चलने वाला है, तो क्या बोलोगे, गैस एक्चुएटेड रिले, यानी गैस से चलने वाला। फिर पूछेगा क्या ये कौन सा ट्रांसफार्मर में काम करेगा, तो जहां ऑयल होगा, क्योंकि ऑयल होगा तभी तो, ऑयल गर्म होगा तो गैस बनाएगा, तो बुचोल रिले वहां यूज होगा जहां ऑयल होगा, समझ गए, जहां ऑयल होगा। और ऑयल हमेशा 500 केवीए से ऊपर के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। 500 केवीए से ऊपर का जो ट्रांसफार्मर है जनरली उसमें ही क्या करते हैं हम, ऑयल यूज करते हैं। तो बुचोल रिले वहां यूज होगा जहां ट्रांसफार्मर गैस से चल रहा है, सॉरी जहां तेल वाला ट्रांसफार्मर है, क्योंकि तेल होगा तो गर्म होगा तो गैस बनेगा, और गैस बनेगा तो क्या होगा, यहां जाएगा और यहां बुचोल रिले ऑपरेट होगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या और पूछेगा, देखो यहां देख लो, अभी फिगर में पूछेगा जो बुचोल रिले किसके किसके बीच कनेक्ट रहता है, तो देखो ये है क्या, कंजर्वेटर इसको बोलते हैं, कंजर्वेटर। क्या है ये, कंजर्वेटर है, ये है टैंक। अब जल्दी से कमेंट करो जो बुचोल रिले किसके किसके बीच कनेक्ट है, आपको पूछेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कंजर्वेटर एंड ब्रीदर, ये तो ब्रीदर है मान लो, ब्रीदर ब्रीदर ऑप्शन में रहेगा कंजर्वेटर एंड ब्रीदर, कंजर्वेटर एंड बुचोल रिले, कंजर्वेटर एंड बुचोल रिले, कंजर्वेटर एंड टैंक। तो कहां कनेक्ट रहेगा, कंजर्वेटर एंड टैंक के बीच क्या कनेक्ट है, बुचोल रिले। किससे चलने वाला है, गैस से चलने वाला है, ना कि करंट से चलने वाला है। कहां उपयोग होगा, जहां ऑयल से ट्रांसफार्मर को कूलिंग करते हैं, जहां ऑयल है ट्रांसफार्मर में टैंक में वहीं चलेगा, दूसरा चीज से नहीं, हवा से नहीं चलेगा, जहां ऑयल है ऑयल गैस बनाएगा चलेगा, ठीक है। और कहां रहता है, तो ये कंजर्वेटर और टैंक के बीच में बुचोल रिले रहता है। और कितना केवीए पे ये लगाते हैं, 500 केवीए से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर, ऐसा नहीं कोई भी ट्रांसफार्मर लगा दे। तो ये याद रखोगे, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फिगर देख लो, बहुत बार डाउट हो तो पूछ लो। एक चीज और देख लो, यहां खराब सिलिका जेल होगा तो व्हाइट पिंक हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, कहीं कहीं पिंक रहता है, कहीं कहीं व्हाइटिश पिंक रहता है, तो व्हाइटिश पिंक मारना, ज्यादा खराब हो जाता है तो व्हाइटिश पिंक हो जाता है। नया है तो नीला है, अगर बोलेगा मान लो खराब हो रहा है, यानी देखो एकाएक नीला से तो पिंक नहीं हो गया होगा, धीरे धीरे न खराब होगा, तो धीरे धीरे जो खराब हो रहा है तो बीच में जो है, अगर खराब होने को है, खराब हो रहा है, अगर खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, हो रहा है तो कैसा कंडीशन हो रहा है, बैंगनी रंग का हो जाएगा, बैंगनी रंग का होगा। तो बैंगनी रंग का होगा तो इंजीनियर को पता चल जाएगा, तो बोलेगा भाई इस पे ध्यान रखना, इसको बदल देना, समय के साथ बार बार चेक करते रहना। ऐसा नहीं बैंगनी में ही बदलेंगे, जब तक पिंक नहीं होने को होगा तब तक नहीं बदलेंगे। पिंक मतलब खराब हो गया, पूरा नमी आ गया, फिर इसको सिलिका, ऐसा सिलिका जेल हम फेंक नहीं देते हैं, इसको फिर गर्म करके हम नमी हटा देते हैं, फिर ये गर्म करके नमी हटा देंगे तो फिर ये नीला कलर का ही हो जाएगा। एक सिलिका जेल बहुत दिनों तक काम करता है, ऐसा नहीं उसको उठाकर फेंक देते हैं या कहीं फेंक देते, बर्बाद करते, महंगा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से ठीक कर सकते हैं, फिर से इसको गर्म कर देंगे, क्योंकि नमी आ गया, नमी को हटा देते हैं, तो जब नमी हटेगा तो नीला हो जाएगा। तो ये तो जब काम करोगे कंपनी में तब, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। अभी जितना चीज लेना देना है, जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं बता रहा हूं, याद रखोगे। तो चलो यहां आप देख रहे हो, चलो इसमें सब चीज देखोगे। अब आगे दिखाते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है, टैंक। टैंक क्या करेगा, जो ऑलरेडी बता दिए क्या करेगा, स्मॉल कैपेसिटी टैंक आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम वेल्ड शीट स्टील। किससे बना रहता है, तो शीट स्टील से। उसे जल्दी ये नहीं पूछता क्वेश्चन, लेकिन हमने लिख दिया। व्हील लार्ज वंस आर असेंबल्ड फ्रॉम प्लेन बॉयलर प्लेट और कास्ट एल्युमिनियम प्लेट पार्ट। यानी अब देखो छोटा वाला किससे बना रहेगा, शीट स्टील से, और बड़ा वाला कास्ट एल्युमिनियम पार्ट से बना रहेगा। तो ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, हम लिख दिए, लेकिन जरूरत नहीं याद करना। फॉर कूलिंग पर्पस कूलिंग ट्यूब आर वेल्डेड विथ टैंक। टैंक के बाहर वाला क्षेत्र में टैंक जो है, टैंक रहेगा ना, ये देखो अभी टैंक दिखा रहे थे ना, ये टैंक था। तो कूलिंग पर्पस के लिए क्या करते हैं, यहाँ हम बाहर से पाइप लगा देते हैं। इस पाइप में क्या करते हैं, या तो हाइड्रोजन गैस यानी तो पानी इससे गुजारते हैं, गर्म ठंडा पानी जाएगा, यहाँ से गर्मी लेकर के बाहर निकल जाएगा। जैसे देखोगे ट्रैक्टर समय, ट्रैक्टर या गाड़ी में क्या करते हैं, आगे रहता है इंजन में ठंडा पानी डालने के लिए। ठंडा पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि इंजन गर्म होगा तो ठंडा पानी क्या करेगा, उसको ठंडा पानी हीट को ज्यादा बाहर रेडिएट करता है। तो देखोगे ट्रैक्टर समय पहले जनरली यूज होता था, समझ गए, अभी भी यूज होता है। ट्रैक्टर को खोल करके पानी उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे ठंडा रहे इंजन। तो वही काम करेंगे यहाँ से। ये जो है देखो,
यहाँ देखो ये ट्यूब, इसमें ट्यूब लगा रहता है, ये ट्यूब, ये क्या करेगा, अगर मान लो तेल से ठंडा नहीं हो पा रहा है तो ट्यूब लगा दिए, ठंडा पानी भेजे, या हाइड्रोजन गैस तो ठंडा गैस होता है, भेजे, वहां से गर्म हाइड्रोजन गैस निकला। इस तरह से इसको पूरा सिस्टम को कूलिंग करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर लंबा दिनों तक चलेगा। ठीक, चलो। तो फॉर कूलिंग पर्पस कूलिंग ट्यूब आर वेल्डेड विद द टैंक, टैंक के साथ क्या करेगा, वेल्ड रहेगा। ऑयल गेज, ऑयल गेज क्या करेगा, ऑयल गेज क्या करेगा, इंडिकेट करेगा तेल डाले हो, समय के साथ तेल गर्म हो रहा है तो क्या भाप भी बन रहा है, टूट रहा है। तेल मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिला के क्या बनता है, तेल बनता है, हाइड्रोकार्बन है ना। तेल जितना भी है हाइड्रोकार्बन है, एल्केन एल्कीन एल्काइन है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है, सब तो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोजन और कार्बन ही तो है, मीथेन CH4, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन यानी डस्ट, डस्ट अगर मान लो खराब हो रहा है तो डस्ट नीचे बैठेगा और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलेगा, निकलेगा ना। तो तेल तो धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा ना, तेल समय के साथ धीरे धीरे पोजीशन घटेगा। तो ऑयल ये जो है ना, जो ऑयल गेज है ये आपको बताएगा तेल का स्थिति क्या है। अगर मान लो ये आपको टैंक है, ये टैंक है, तेल पूरा डूबा हुआ था, यहां कोर है, आपका कोर है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, पहले तेल पूरा डूबा हुआ था तेल से, लेकिन अब क्या हुआ, तेल धीरे 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 उड़ गया, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, और ऊपर वाला भाग में तो तेल है नहीं, तो इतना भाग जो ऊपर वाला ये गर्म होगा, ये भाग जो गर्म होगा मेरे भाई, ये भाग को ठंडा करने के लिए कोई है नहीं, तो ये भाग क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो अगर कोई भी भाग खराब होगा तो क्या होगा, पूरा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ये भाग खराब हो गया तो उसको उठा के हटा दो, तो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, ऑयल गेज क्या देखेगा, ट्रांसफार्मर का में तेल का क्या स्थिति है। तो यहाँ इंडिकेशन सिग्नल दिया रहता है, स्केल दिया रहता है, उससे पता करते हैं। तो लिखो, पढ़ो इसको, ऑयल गेज इंडिकेट द ऑयल लेवल, इट प्रोवाइडेड विद द अलार्म कॉन्टैक्ट विच गिव्स एन अलार्म व्हेन द ऑयल लेवल ड्रॉप बियॉन्ड परमिसिबल लेवल। यानी ये ऐसा, इसमें एक सिग्नल अलार्म से जुड़ा हुआ रहेगा। हाँ, रेडिएटर बोलते हैं, ठीक है, उसको फिन बोलते हैं, फिन, ठीक है, फिन बोलते हैं। अब देखो, अब हाँ इसमें क्या बोल रहे थे, हाँ ये बोल रहे थे, देखो अब ऑयल देखो दो तरीका से, एक तो आप चेक करोगे, दूसरा क्या है, अगर मान लो आप किसी कारण बस चेकिंग नहीं कर पा रहे हो तो इसको ऑटो कनेक्ट कर देते हैं अलार्म से, अलार्म से और रिले से। अगर मान लो ज्यादा बिलो हो गया तेल लेवल, तुम तब तक तेल नहीं दिए, तो ये अपने आप क्या करेगा, उसको ट्रिप कर देगा, ट्रिप मतलब कट कर देगा, ऑफ कर देगा। जब तेल डालोगे तब पर भी ये ऑन होगा, समझ में आ रहा है। तो इसको ट्रिप से हम क्या करते हैं, अलार्म से इसको जोड़ देते हैं और रिले से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा, अगर लेवल से नीचे गिरा तो एक तो अलार्म बजेगा, दूसरा क्या होगा, सर्किट को ट्रिप कर देगा, जिससे ट्रांसफार्मर जले नहीं। तीसरा है प्रेशर गज। अब देखो, अगर आप कुकर में खाना बना रहे हो, ज्यादा गैस बना तो क्या होगा, फटने की संभावना है। तो अगर मान लो ज्यादा गैस बन रहा, ज्यादा तेल गर्म हो रहा है, उस अनुसार बाहर रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, ब्रस्ट हो सकता है। तो इसलिए हम लगाते हैं प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या बताएगा, प्रेशर बताएगा क्या स्थिति है, अभी कितना प्रेशर होना चाहिए। इट मेजर प्रेशर इनसाइड द टैंक, टैंक के अंदर का प्रेशर मापेगा। बुशिंग, बुशिंग क्या है, देखो बार में, अब एक ट्रांसफार्मर है, देखो ये ट्रांसफार्मर है, यहां मैं बना रहा हूं या यहीं बना रहा हूं, चलो ये ऑलरेडी तुम लोग अभी पढ़े हो। ठीक, अब देखो ये टैंक है, यहां मान लो आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, मान लो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, मान लो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ध्यान से देखना। अब देखो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ध्यान देना। तो इस ट्रांसफार्मर में दो तार प्राइमरी में, दो तार सेकेंडरी में। प्राइमरी में सप्लाई आएगा 11 किलो वोल्ट, तो सप्लाई आएगा, ये तो टैंक में तुम रख दिए, तो सप्लाई दोगे तब ना ये काम करेगा जी। तो सप्लाई दोगे तो तार कहीं कहीं बाहर निकालना पड़ेगा। ये तो है मेटल का टैंक, तो अगर तार मान लो यहां से निकालोगे, हाई वोल्टेज है, किसी तरह का त्रुटि हुआ तो हो सकता है इसमें, इसको तार को मान लो इधर से निकाल के ले जा रहे हो, तो अगर चिपका तो क्या हो गया, मामला हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, शॉर्ट होने की संभावना है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम पोर्सिलीन का इंसुलेटर लगा देते हैं, देखो ऐसे ऐसे करके, ठीक।
ये अब क्या करेंगे, देखो एक तार यहां से लेके चल जाएंगे, यहां से दूसरा देखो यहां से ले गए और इधर से जा रहा अंदर से। अब क्या है, कोई मेटल बॉडी में कोई टचिंग ही नहीं है, देखो टचिंग ही नहीं। यहां से 11 किलो वोल्ट से जोड़ देंगे इसको, यहां से 11 किलो वोल्ट से जोड़ देंगे। इसी तरह ये भी तो निकालना पड़ेगा ना आपको, यहां भी निकालना पड़ेगा। तो यहां भी पोरोसिलिन का यानी चीनी मिट्टी का यहां से तार निकला बाहर गया, और यहां से भी चीनी मिट्टी का ये बना हुआ यहां से बाहर गया। तो आप देखो तार बाहर निकालने के लिए जो चीज लगाते हैं इसी को क्या बोलते हैं, बुशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हो, बुशिंग बोलते हैं, बुशिंग बुशिंग बुशिंग। तो देखोगे ट्रांसफार्मर में 2 बुशिंग होगा, अगर 3 फेज है तो 3 होगा, 3 इधर 3 इधर, क्योंकि 3 फेज इधर से 3 फेज इधर से। एक लो वोल्टेज एक हाई वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज कौन हो गया ये, हाई वोल्टेज कौन हो गया ये। तो हाई वोल्टेज वाला जो होगा ना वो ज्यादा पावर का होगा, लो वोल्टेज वाला कम पावर का होगा। कैसे पहचानोगे, तो हाई वोल्टेज वाला थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा दूर होगा, लो वोल्टेज वाला नजदीक रहेगा, समझ गए। तो बुशिंग उसी को बोलते हैं। चलो तो बुशिंग देखते हैं, अभी दिखा देते हैं, फिगर भी दिखा देंगे तो पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा। चलो तो बुशिंग क्या करेगा, इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड प्राइमरी और लोड कनेक्टेड टर्मिनल। यानी लोड को यानी बाहर 2 तार निकाले और प्राइमरी टर्मिनल को बाहर सप्लाई से जब इन करोगे, इनपुट और आउटपुट निकालने के लिए हम बुशिंग का यूज करते हैं। इट इज मेड बाय पोरोसिलिन, किसका बना होगा, पोरोसिलिन का बना होगा, ठीक है। अब देखो यहां देखो, तुम देखना चाहते हो अगर तो यहां देखो, यहां देखो ये है, देखो ये है बुशिंग, ये देखो ये बुशिंग है, ठीक है, ये बुशिंग है। ये देखो यहां बताए थे, ये देखो सिलिका जेल है, ये देखो कंजर्वेटर है, ये देखो फिगर में बताए थे, ये कंजर्वेटर है, ये सिलिका जेल है, इसे निकला हुआ है यहां देखो, ठीक। ये बुशिंग है, यहां से तार निकला है, इसी उधर होगा। यहां देखो ये ट्रांसफार्मर ऑयल डालने के लिए यहां सिग्नल है, ये देखो एक्सप्लोशन वेंट है, अगर ज्यादा प्रेशर हुआ तो ये रैप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, यहां से गैस निकलेगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर फट जाएगा। तो ये एक्सप्लोशन वेंट होता है जो क्या करेगा, अगर एक्सेस गैस बना और उतना गैस नहीं निकल पा रहा है, कंजर्वेटर के थ्रू ब्रीदर के थ्रू नहीं आ पा रहा है, तो यही अपने आप क्या करेगा, फट जाएगा, ये आराम से ये फट जाएगा और टूट जाएगा। वेन डायग्राम यहाँ होता है, ये यहाँ से टूट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से पूरा का पूरा पावर या प्रेशर बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। चलो फिगर दिख रहा है तुम लोग को, देखो तो कंजर्वेटर और एक्सपेंशन, कंजर्वेटर को और क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन टैंक। ऑलरेडी बताया कंजर्वेशन क्या करेगा, अगर तेल गर्म हुआ तो उसके लिए स्पेस प्रदान करेगा, करेगा ना, यानी उसमें तेल भी रह सकता है। तो यही बात यहां लिखा हुआ है, कंजर्वेटर ये स्मॉल एन एक्सिलरी ऑक्सिलरी कर लो, AU होगा, AUXILLER, auxiliary oil tank that may be mounted above the transformer and connected to the main tank। main tank से कनेक्ट होगा by a pipe, उसी पाइप में क्या रहेगा, बुचुल रिले। its function is to keep the main tank of the transformer completely filled with oil। कंजर्वेटर इज ऑलवेज पार्सली फिल्ड, कंजर्वेटर में पूरा तेल नहीं डालोगे, फिर हवा निकलने की जगह कहाँ रहेगा, पार्सली फिल्ड या एम्प्टी दोनों होता है, यानी खाली भी रहता है, विथ ऑयल एंड एब्जॉर्ब द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। यानी अगर एक्सपेंशन यानी गर्म हुआ तो आगे स्पेस देगा गैस के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठंडा हुआ तो आने के लिए जगह भी देगा। तो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड कीप द मेंटेन टैंक फुल ऑफ ऑयल, और ऑयल को फुल भी रखेगा। नॉर्मली द कैपेसिटी ऑफ कंजर्वेटर टैंक इज 10 से 12% ऑफ द ऑयल वॉल्यूम ऑफ द मेन टैंक। यानी जो कंजर्वेटर जो ये बनाते हो इसका कैपेसिटी कितना बड़ा बनाओगे, तो जो टैंक में जो तेल रह रहा है उसका जो इसका जो कैपेसिटी है तेल रखने का, उसका 10 से 12% तेल इसमें आ जाए उतना ही बनाएंगे। देखो गर्म हो रहा है तो सभी तेल तो इधर नहीं ना आ जाएगा जी, गर्म हो रहा है तो सभी का सभी तेल इधर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो 10 से 12% ही तेल आ पाता है, उतना ही जगह ये बनाते हैं, ऐसा नहीं इतना ही बड़ा ये बनाते हैं, ठीक। तो नॉर्मली द कैपेसिटी ऑफ कंजर्वेटर टैंक इज 10 से 12% ऑफ द ऑयल वॉल्यूम ऑफ द मेन टैंक। इट इज इंस्टॉल ऑन द लो वोल्टेज साइड। अच्छा ये कहाँ कनेक्ट करोगे, तो ट्रांसफार्मर किधर रहेगा, लो वोल्टेज साइड, क्योंकि वोल्टेज लो है तो आराम से, ये तो मेटल का बना रहता है तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाई वोल्टेज साइड कंजर्वेटर नहीं लगाते हैं, लो वोल्टेज साइड लगाते हैं कंजर्वेटर। जाके देखना, अभी घर से निकलोगे तो ऊपर भी सर्च करना कहाँ कंजर्वेटर लगा रहता है, देखना पोर्सिलिन का जो लंबा वाला बुशिंग होगा उसके पीछे लगा होगा। लो वोल्टेज साइड करते, क्योंकि लो वोल्टेज साइड करोगे तो इंसुलेशन कम लगाना पड़ेगा,
तो कहां करेगा, इट इज इंस्टॉल ऑन द लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक अबव द टैंक। तो ये भी पूछेगा, अबव द टैंक से लो वोल्टेज साइड में कंजर्वेटर आता है। ब्रीदर, ब्रीदर ऑलरेडी बता दिए अभी, क्या बताए थे, व्हेन द ऑयल एक्सपेंड ड्यू टू हीट ऑयल लेवल इन द कंजर्वेटर राइजेज एंड एयर फ्रॉम द कंजर्वेटर पुशेज आउट। कंजर्वेटर में जो हवा था उसको क्या किया, ब्रीदर के थ्रू ही तो निकलेगा। व्हेन द ट्रांसफार्मर कूल ऑयल लेवल इन द कंजर्वेटर फॉल एंड एयर इज ड्रॉन इन द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बताए थे ना। यानी अगर ठंडा हुआ तो यहां से इन करेगा ना ब्रीदर से। दिस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग, ब्रीदर यानी सांस लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द ब्रीदर इज टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द एयर गोइंग इनटू कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में जो जा रहा है यही है ब्रीदर ना जी, ऑलरेडी बताए हुए हैं थोड़ा देर पहले ही, तो भूल मत जाओ, तुरंत बात भूल मत जाओ। ये मत बोलना सर खींच रहे हैं, खींचना हमसे नहीं हो पाता है, खींचते तो खत्म कर देते। देखो यहां से अगर ठंडा हुआ तो यहां से क्या किया, स्पेस दिया ना आने के लिए। तो क्या कर रहा है, द फंक्शन ऑफ द ब्रीदर इज टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। यहां से जो हवा आया, मॉइस्चर जो है, डस्ट जो है, उसको क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब किया कंजर्वेटर। अब देखो, द ब्रीदर इज ए स्मॉल कंटेनर फिल्ड विद द सिलिका जेल। क्या रहता है इसमें, सिलिका जेल, जो कि ऑलरेडी बताए, सिलिका जेल क्रिस्टल रहता है। इंपेयर ग्रेटर व्हाइट विद कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड भी रहता है, सिलिका जेल का ही ये टाइप है, कोबाल्ट क्लोराइड है, ठीक है। चलो बोला छोड़ दीजिए सर इतना जल्दी। सिलिका जेल शुड बी चेक्ड रेगुलरली, रेगुलरली चेक्ड होगा, नहीं तो क्या होगा, तेल में क्या चल जाएगा, डस्ट चल जाएगा, ऑयल चल जाएगा। अब यही कारण होता है ना, लंबा नहीं खींच पाते हैं। और अगर 2 दिन हम क्लास छोड़ दें तब तो 25 बार मैसेज करोगे, सर नहीं खत्म होगा क्या, नई मशीन पढ़ाओगे क्या। और जब पढ़ाने लगते हैं तो फिर दर्द तुम ही लोग को होने लगता है, सर छोड़ दीजिए, अब खत्म भी करना है, छोड़ भी दीजिए। सभी चीज तुम लोग ही बोलते हो, फिर कंप्लेन भी करते हो, जो सर कब खत्म होगा। लैब बोलते हैं तो लैब नहीं आते हो। जितना आदमी जो मैसेज करता है ना, एक भी आदमी लाइव नहीं रहता है। द कलर कैन बी ऑब्जर्व थ्रू ए ग्लास विंडो प्रोवाइडेड इन द फ्रंट ऑफ, यानी उसमें एक विंडो रहेगा ब्रीदर में, उससे पता चलेगा। ऑलरेडी बता देंगे, जब मेंटेन ये ब्लू नया रहेगा तो ब्लू रहेगा, ड्राई रहेगा, इन न्यू कंडीशन में क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। एंड ए व्हाइटिश पिंक, देखो क्यों डैम्प हो जाएगा जब खराब हो जाएगा। जब डैम्प हो गया, खराब हो गया, तो व्हाइटिश, ये पूछा हुआ पिछली बार रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये रेलवे का, समझ गए। ये देखो, ये देखो, ये सिलिका जेल है, ये ब्रीदर देखो लगा हुआ है, ये देखो ये नया है, एकदम एकदम नया माल है, ये एकदम नया है। ये देखो खराब हो रहा है, देखो खराब हो रहा था, पिंक हो गया, व्हाइटिश पिंक हो गया, पिंक हो गया, तो ये पिंक हो गया है, देख रहे हो, तो पिंक हो गया। मैं तो पढ़ाना चाह रहा हूँ, यही लोग तो बोल रहा है सर छोड़ दीजिए, वही तो बोल रहा हूँ, जब छोड़ देता हूँ तो फिर बोलोगे। एल्बो रिलीफ डिवाइस, एल्बो रिलीफ डिवाइस क्या है, दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ लार्ज डायमीटर स्टील पाइप एंड ऑन द ट्रांसफार्मर कवर और इन द वॉल नियर द टैप ए थिन ग्लास रिलीफ डायफ्राम प्लेस्ड ऑन द, वही बताए जब गैस ज्यादा बढ़ जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा, इसी करके लगा हुआ था, देखे थे, यही है ना, इसी को बोलते हैं, यही बोलते हैं क्या, एल्बो रिलीफ डिवाइस, यही प्रेशर को रिलीव कर देगा। जो दिखाए थे, बोले थे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा। बुचो रिले ऑलरेडी बता दिए, बुचो रिले बताए ना, क्या बताया, इट इज ए गैस एंड ऑयल एक्चुएटेड, याद रखना किससे, गैस एंड ऑयल में ही काम करेगा। एक्चुएटेड रिले यानी एक्चुएटेड मतलब चलना, गैस से चलने वाला रिले है, और क्या डिवाइस है। एंड इट प्रैक्टिकली यूज ऑल ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर, कहाँ यूज करोगे, बहुत याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ अंडरलाइन कर लेना। ऑयल इमर्ज है यानी जो तेल में, तेल जिस ट्रांसफार्मर तेल होगा उसी में ये काम करेगा, ठीक है। और क्या होगा, गैस से चलेगा ना कि करंट से चलेगा, याद रखना। हैविंग रेटिंग मोर देन 750, देखो जनरली 500 kVA से ऊपर अगर हो जाए तब पर लगाते हैं। किसी के स्टैंडर्ड बुक में 750 दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी 750 रहे या 500 से ऊपर रहे, 500 kVA से ऊपर, तो ये भी लगा सकते हो। बहुत जरा क्वेश्चन में 500 kVA से ऊपर भी माना है, स्टैंडर्ड बुक में 750 दिया हुआ है, तो देखो 750 तो 500 से ऊपर ही है ना, तो सही तो है। 500 से ऊपर रहे तो कोई बात नहीं, कभी 400-450 से ऊपर रहे तो ऊपर भी वही बात हुआ, जो रहेगा जिससे ऊपर, यानी कम से कम 500 से ऊपर रहना चाहिए, तभी ये यूज करते हैं। तो ये महंगा होता है, बुचो रिले सस्ता नहीं है, कहीं नहीं लगा देंगे। यहां देखो पूरा देख लो, देखो ये बुचो रिले देखो कहाँ है, यहाँ देखो लगा हुआ है, ये देखो टैंक है, ये टैंक हो गया, यहाँ देखो आया है, यहाँ देखो गया है, इस बीच में लगा हुआ है, ये है बुचो रिले, ये कंजर्वेटर, इसी से निकला आता है,
ब्रीदर, ठीक है, ये हो गया टैंक। ये देखो बुशिंग है, ये देखो हाई वोल्टेज साइड बड़ा है, इधर देखो पीछे में रहता है लो वोल्टेज साइड। यहाँ तो एक ही साइड दिख रहा है, पीछे में लो वोल्टेज साइड, ये बुशिंग है। यहाँ से तार को जोड़ देते हैं, यहाँ से जोड़ते हैं, तो कोई तरह से टैंक में कनेक्शन नहीं रहता है, जिससे आराम से सेफ से इनपुट आउटपुट चल जाता है। It is installed in the pipe joining the main tank of the transformer to the कंजर्वेटर। ये सब हम बताए हुए हैं ऑलरेडी, इसमें समय नहीं देंगे, ऑलरेडी कंजर्वेटर बता दिए कहाँ लगा रहता है, ठीक है। चलिए, ट्रांसफार्मर कूलिंग, ट्रांसफार्मर को कूलिंग की जरूरत होगी यार। ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो कूलिंग करोगे कि नहीं, ठंडा करोगे ना। तो एक तो ऑयल डाले वो ठंडा किया, लेकिन बराबर ट्रांसफार्मर में ऑयल काम नहीं करता है, ऑयल उतना ठंडा फास्ट में नहीं कर पाता है, तो जलने की संभावना रहता है। तो ऑयल का यूज करके हम जो है कूलिंग, कुछ मेथड होता है, उस मेथड का उपयोग करके हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को ठंडा करेंगे। अब देखो ट्रांसफार्मर में पहला है द रिमूवल ऑफ हीट इज कॉल्ड कूलिंग, यानी अगर किसी चीज से हीट निकाल रहे हो तो उसको बोलते हैं कूलिंग। अगर कोई चीज गर्म है उससे आप वो गर्मी निकाल रहे हो तो क्या कहते हैं, उसको कूलिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग मेथड आर जनरली यूज इन कूलिंग ट्रांसफार्मर, यानी कुछ मेथड है जिसका यूज करते हैं हम कूलिंग में। मेथड देखो पहला क्या है, पहला एयर नेचुरल कूलिंग। एक तो अगर छोटा ट्रांसफार्मर रहेगा जो आपके मोहल्ला में है, एक तो तेल है और उसे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो जो वातावरण सराउंडिंग का जो हवा है उसको क्या करेगा, ठंडा करते रहेगा। जो हवा बहेगा वही हवा उसको ठंडा करेगा। गर्म हो रहा है, बाहर में गर्मी रिलीज हो रहा है, तो सराउंडिंग का हवा जिसको बोलते हैं नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग। यूज इन लो वोल्टेज स्मॉल ट्रांसफार्मर और 5-10 किलो वोल्ट आउटपुट ट्रांसफार्मर ये यूज करते हैं। यानी जो वातावरण का अगर हवा ठंडा करे, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगाए, तो वो भी कूलिंग हुआ ना। अगर कोई ट्रांसफर, तुम अभी घर में गर्मी के समय आ रहा है, घर में रहना और बाहर में रहना सामने देखना, बाहर में क्या रहेगा, ठंडा हवा आता है और घर में गर्म रहता है, तो ये तो बाहर में ही रहता है, तो क्या कर जो नेचुरल हवा है, एयर है, इसको ठंडा करते रहेगा। नेक्स्ट है एयर ब्लास्ट कूलिंग। एयर ब्लास्ट मतलब ऐसा नहीं ब्लास्ट करा देंगे, मतलब पंखा लगा देंगे, पंखा लगा देंगे, अब पंखा क्या करेगा, उसको चलेगा और उसको ठंडा करते रहेगा, तो इसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट। तो यूज ए ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग नोट 25 केवीए, यानी ये जो ब्लास्ट कूलिंग करेंगे ये छोटा ट्रांसफार्मर यूज नहीं करेंगे, 25 केवीए से ऊपर में करेंगे, क्योंकि ये महंगा होता है ना। फैन लगा रहे हो, फैन लगा करके चलाओगे, ठीक है, फैन लगा दोगे, एयर को ब्लास्ट करोगे। एयर ब्लास्ट मतलब होता है हवा देना, हवा का झोंका देना। तो हवा अगर मान लो कोई चीज गर्म है और ठंडा हवा दे रहे हैं तो क्या होगा, ठंडा होगा कि नहीं। तो आप अगर धूप से आते हो, कहीं गर्मी से आते हो, तो क्या बचते हो, पंखा के बगल में बैठते हो तो आराम से ठंडा हो जाते हो, क्योंकि पंखा ठंडा हवा देती है। द ब्लास्ट इज प्रोड्यूस बाय फैन, फैन द्वारा करेंगे, वही बात बता दिए। यहां देखो फैन लगा हुआ है, देखो ये देखो, ये तो बुशिंग हो गया, समझ गए। देखो बुशिंग बोले थे हाई वोल्टेज बड़ा होगा, ये देखो बुशिंग। ये पीछे में देखो क्या है, लो वोल्टेज बुशिंग है, ठीक है। ये देखो ये हवा, देखो फैन लगा हुआ है, तो ये कहाँ देखोगे, सब स्टेशन के पास देखोगे, जो सब स्टेशन है वहां देखोगे। तो देखो ये एडवांटेज होता है पीपीटी का, पीपीटी में आपको फिगर से आपको चीजें पता चलेगी। तो देखो फैन लगा हुआ है, पीपीटी से आपको चीजें को पता चलता है, ऑब्जर्वेशन बेटर होता है, ये बात तो है। लेकिन कंसंट्रेशन बनता है किस पे, आप मैनुअल जब लिखते हो तो कंसंट्रेशन ज्यादा मैनुअल में होता है, लेकिन फिगर 3D यहां से ज्यादा बेस्ट होता है। हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, मैनुअल भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, चलो तो देख लो। ऑयल नेचुरल कूलिंग, यानी मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ कूलिंग, यानी यही तो क्या दिए, तेल डाल दिए, तेल डाल करके तेल अपना ठंडा करता है। जो आपके घर के बगल में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर, वहां तो तेल ही आता है टैंक में, तो तेल भी तो ठंडा करेगा। चलो, तो मोस्ट यूजुअली मेथड ऑफ कूलिंग, ये मोस्ट जनरली ये यूज किया जाता है छोटा ट्रांसफर, यूज विथ कैपेसिटी ऑफ 10 MVA कर लेना। ये NVA है, NVA नहीं होता है, तो कहीं मिस्टेक रहे, प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, ये लोग बनाने में मिस्टेक किया, MVA मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग, यानी अब देखो एक तो है टैंक में ऑयल भर दिए, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे बताओ, दूसरा करेंगे कि टैंक के बाहर क्या करेंगे, पाइप लगा देंगे, पाइप लगा दिए टैंक के बाहर, और इसमें क्या करेंगे, ऑयल को भेजेंगे, ऑयल ठंडा ऑयल भेजे, यहां से गर्मी लेकर के बाहर निकला, यहां से ठंडा ऑयल गया, गर्मी लेकर के बाहर निकला, फिर इसको ठंडा किए, फिर इसको यहां डाले, इस तरह से सर्कुलेशन करते हैं। इसी को बोलते हैं ऑयल नेचुरल एयर फोर्स कूलिंग, यानी क्या करेंगे, ऑयल नेचुरल रहेगा और एयर फोर्स कूलिंग रहेगा। चलो ये भी हो गया। वाटर फोर्स, यानी ऑयल रहेगा ट्रांसफार्मर में और वाटर फ्लो करवाएंगे, वाटर लगा देंगे टैंक पे, टैंक में पाइप लगा देंगे
और यहाँ से क्या करेंगे, एक पाइप से दूसरे पाइप जुड़ा रहेगा, यहाँ से हम भेजे, यहाँ से पानी गया गया बाहर निकला, ठंडा किया, तो इसको बोलते हैं ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स। अंदर में ऑयल, बाहर से वाटर का सप्लाई देंगे। दिस मेथड इज यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, यानी जहाँ देखो पानी वहीं ना देंगे जहाँ पानी होगा, जहाँ पानी है, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पास जो सब स्टेशन आता है वहाँ ये कूलिंग करते हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर, हाइड्रो मतलब पानी, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ बिजली उत्पादन होगा पानी से, तो वहाँ हम ये यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा का बचत हो जाएगा। यहाँ जरूरत नहीं है तेल लगाना या हाइड्रोजन गैस को सप्लाई देना या पंखा लगा करके ठंडा करना, क्योंकि यहाँ आराम से पानी आपको मिल रहा है। ऑयल फोर्स एयर नेचुरल कूलिंग, यानी ऑयल फोर्स करेंगे, बताए थे ऑलरेडी, यहाँ तेल को घुमाएंगे, ऑलरेडी घुमा हुआ है तेल, ठीक है। तो इन दिस मेथड द कूलिंग ऑयल इज सर्कुलेटेड, यानी तेल घूमेगा थ्रू द ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ पंप, पंप लगा रहेगा यानी मोटर लगा रहेगा, मोटर ठंडा तेल ले जाएगा, गर्म तेल बाहर से निकलेगा और उस तरह से कूलिंग करते रहेगा, ठीक है। ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग, एक क्या है, ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग यूज फॉर 30 MVA, ये भी MVA कर लेना, MVA एंड हायर रेटिंग, MVA छूट गया है। चलो नेक्स्ट है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स, यानी ऑयल भी अब बड़ा ट्रांसफार्मर है तो ऑयल को भी घुमा रहे हैं और वाटर भी फोर्स करें, वाटर को भी घुमा रहे हैं तो जल्दी ठंडा होगा, तो ये भी टाइप है। ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछता है ज़्यादा, खाली कूलिंग मेथड पूछ देता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन फ्यूचर ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पूछेगा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग किससे बनाया जाता है ये पूछेगा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे बनाया जाता है, तो दो ही तरीका से बनाया जाएगा, एक कॉपर का यूज करते हैं, दूसरा किसका यूज करते हैं बताओ, एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का यूज करके वाइंडिंग बनाते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग बनाते हो ना, ये वाइंडिंग, तो ये एल्युमिनियम का भी बनता है और कॉपर का भी बनता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आर मेड ऑफ आइदर कॉपर और एल्युमिनियम, जनरली कॉपर का बनाते हैं, ठीक है। वाइंडिंग आर मेड ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर इंस्टीड ऑफ सॉलिड कंडक्टर टू रिड्यूस स्ट्रेन लॉस एंड स्किन इफेक्ट। अब जब ट्रांसफार्मर ये पढ़ोगे ना पावर सिस्टम, तो वहाँ स्किन इफेक्ट है, एक घटना होता है स्किन इफेक्ट, पढ़ोगे वहाँ 2-4 इफेक्ट होता है, एक होता है कोरोना इफेक्ट, एक होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, एक होता है स्किन इफेक्ट, ये सब मेन इफेक्ट होता है एसी में, समझ गए, एसी सिस्टम, ये सब मेन इफेक्ट देखे जाते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड कंडक्टर वहाँ पढ़ाए हैं ऑलरेडी, जो पढ़े होंगे तो वो समझ गए स्टैंडर्ड कंडक्टर। देखो दो तरह का जनरली कंडक्टर हम आपको बता रहे हैं, एक होता है सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड मतलब पूरा का पूरा सॉलिड है, एक होता है जो घर में आपका तार होता है वो स्टैंडर्ड होता है, यानी बहुत छोटा छोटा तार को लपेट के बनाते हैं, अगर छोटा छोटा तार को लपेट के बनाओगे उसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड, क्या बोलते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोलते हैं। तो घर में जो तार है ना बहुत पतला पतला तार मिला करके लपेटा रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या होता है, स्किन इफेक्ट कम होता है, क्यों होता है, देखो स्किन इफेक्ट क्या होता है, एसी में ये अवगुण क्या है, जैसे ये अब चालक तार लिए ना, तो आप ये तार का यूज क्यों कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि पूरा का पूरा हर एक छेद से इलेक्ट्रॉन जाए, सभी जगह से करंट का फ्लो हो, लेकिन स्किन इफेक्ट में क्या होता है, जब एसी आप फ्लो करवाओगे तो ये बीच के एरिया से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, ये एरिया से इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देता है, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो है ना प्रतिरोध जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस बढ़ जाता है, तो साइड वाला एरिया से क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने लगा। अब बताओ साइड वाला लिए मोटा तार जो पूरा सा पूरा जाए, लेकिन क्या हुआ छोटा जगह से करंट जा रहा है। अब बताओ ये एरिया तो वेस्टेज हो गया जी, बर्बादे हो गया, इतना बड़ा एरिया लिए थे, इतना मोटा तार लिए थे जो पूरा का पूरा करंट जाएगा, इस बीच से जा ही नहीं रहा, ऊपर से जा रहा नीचे से, यानी छोटा जगह से जा रहा है। अब देखो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल बटा ए। अब ये तो छोटा हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो गया, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन हो गया छोटा ना। देखो बहुत आदमी देखने में बहुत मोटा लगेगा लेकिन उसमें जान नहीं होता, वही बात है, तार मोटा है लेकिन काम का नहीं है, पतला जगह से ही ऊपर और नीचे दो ये जगह से, यानी चारों ओर, ये मान लो मेरा जो हाथ है ये कंडक्टर है, तो अंदर से करंट नहीं जाकर के ये बाहर वाला सरफेस जा रहा, मतलब बाहर मतलब हवा नहीं, इसी के ऊपरे से जा रहा है, तार से ही जा रहा है लेकिन सटा हुआ अंदर से नहीं जा रहा है, इसी को बोलते हैं स्किन से जा रहा है ना, स्किन प्रभाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्किन प्रभाव। इसमें क्या होगा देखो, तो ये एरिया तो घट गया, एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो आई बराबर होता है बी बटा आर, बी बाई आर, तो क्या हो गया आर बढ़ा तो करंट घट गया, तो कम करंट जाएगा, ज्यादा हीट हो जाएगा, इसलिए ये इसको घटाने का तरीका क्या है, तो ये सॉलिड तार मत लो, क्या करो स्टैंडर्ड तार लो। इसलिए देखोगे घर में स्टैंडर्ड तार आता है, या देखोगे जो 11 किलो वोल्ट लाइन या बहुत बड़ा जो लाइन जा रहा है आपके मोहल्ला में खेत से, समझ गए, उसमें देखोगे बड़ा बड़ा टावर से, उसमें देखना बहुत सारा तार को लपेट करके अमेट के बनाते हैं, उससे स्किन इफेक्ट कम हो जाता है, हीट कम होगा, उसी को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। और ये एसी में ही ओनली होता है, डीसी में नहीं होता है,
क्योंकि डीसी में रिएक्टेंस होता ही नहीं है, डीसी में सिर्फ रेसिस्टेंस होता है। इसलिए उसमें हम बताए हुए हैं आपको, जब ट्रांसफर ये पढ़ोगे पावर सिस्टम तो उसमें ऑलरेडी बताए हुए हैं। जो आपको पूछे जो डीसी में रेसिस्टेंस तार में ज्यादा होगा कि एसी में, तो हमेशा याद रखना, हमेशा एसी में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। कितना गुना होता है? तो जो आर एसी होता है ना, डीसी का रेसिस्टेंस का लगभग 1.5 गुना होता है, कहीं कहीं 1.3 भी दिया रहता है, लगभग 1.5 गुना ज्यादा होता है। तो एसी तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, समझ गए? एसी तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है, डीसी में कम होता है। तो इसलिए हम अगर चाहते हैं जो हम ये इफेक्ट को कम करने के लिए, स्किन इफेक्ट कम करने के लिए, लॉस कम करने के लिए, तो हम एक्सटेंडेड तार लेते हैं, यानी बहुत सारा तार का गुच्छा लपेट के बनाते हैं, एक्सटेंडेड तार बोलते हैं। तो यही बात लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सॉलिड नहीं लेकर के एक्सटेंडेड कंडक्टर का यूज करते हैं, सॉलिड नहीं लेकर के एक्सटेंडेड तार का यूज करते हैं, और जिससे क्या होता है, स्किन इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। ऑलरेडी यहाँ पावर सिस्टम मैंने बताया है, मैं खुद बताया इसलिए मुझे याद है वहां। अब देखो 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो बीटेक के सिलेबस में है। 3 वाइंडिंग में क्या होता है देखो, अगर मान लो थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, 3 वाइंडिंग का 3 फेज और 3 वाइंडिंग अलग है। देखो क्या होता है ना, कुछ ट्रांसफार्मर मान लो यहां से देखो, यहां से इनपुट हो रहा मान लो 11 किलो वोल्ट, और यहां से मान लो आउटपुट हो रहा है 440 या 220, ग्राहक के पास जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना। यहां से इनपुट 11 किलो वोल्ट, आउटपुट 440 220। अब क्या होगा देखो, अब इस ट्रांसफार्मर के पास कंपनी सेफ्टी डिवाइस भी तो लगाएगा, रिले लगाएगा या वोल्ट मीटर लगाएगा, एम मीटर लगाएगा। और वोल्ट मीटर एम मीटर जो होता है वो 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट डीसी पे काम करता है। अब यहाँ 2 कारण हो सकता है, 2 तरीका से ये पावर दे सकता है, यहाँ मान लो एम मीटर को या वोल्ट मीटर को या रिले को। एक तो हो सकता है इसी को क्या करेगा, स्टेप डाउन करके, इसको स्टेप डाउन करेगा तब तो आएगा 10 वोल्ट या 20 वोल्ट करके, यहाँ सप्लाई दे रेक्टिफायर के थ्रू। दूसरा ये भी कर सकता है, ये क्या करता है, ये खुद एक वाइंडिंग बना लेता है। इसको जब पता है यहाँ एम मीटर वोल्ट मीटर लगा कर हम वोल्टेज हर वक्त मापेंगे, रिले को सप्लाई देंगे, सर्किट ब्रेकर को सप्लाई देंगे, तो ये क्या करता है, तीसरा टर्मिनल यहाँ से खींच लेता है, 2-3 लपेट मार करके, यहाँ 2-3 टर्न मार के, और यहाँ जितना वोल्टेज चाहिए, मान लो अगर चाहिए इसको 50 वोल्ट तो 50 वोल्ट जैसा बना लिया। तो ये जो तीसरा वाइंडिंग हुआ यही हो गया 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो एक ग्राहक को भी दे दिया, एक तो सप्लाई आ रहा है, एक अपना भी यूज कर लिया। तो ये 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ये वाइंडिंग होता है 3, यानी उसी वाइंडिंग में एक वाइंडिंग नया जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछता, ये आपको बीटेक में है और नहीं पूछता है जनरली। तो ट्रांसफार्मर में बी कंस्ट्रक्टेड विथ 3rd वाइंडिंग इन एडिशन टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी और प्राइमरी के अलावा एक 3rd वाइंडिंग बना लेते हैं अपने हेल्प के लिए। द 3rd वाइंडिंग इज कॉल्ड द टर्सरी वाइंडिंग। 3rd वाइंडिंग क्या कहेंगे, टर्सरी। तो 3 फेज और टर्सरी वाइंडिंग में अंतर है, समझना ना। द टर्सरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन डेल्टा, हमेशा डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, ये भी याद रखना, डेल्टा में, समझ गए। देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, टर्सरी वाइंडिंग, तीसरा वाइंडिंग यहां बना हुआ है। यहां देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सप्लाई ले लिया अपना जैसा चाहिए। In 2 winding transformer KVA rating of the both the HV and LV winding are equal, but in 3 winding transformer KVA rating of the 3 winding are usually unequal। ठीक है, ये तो हो गया, यानी अलग पावर दे रहे हैं तो अलग वोल्टेज हो जाएगा ना। टर्सरी वाइंडिंग आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस, किसके लिए टर्सरी वाइंडिंग आर यूज्ड टू सप्लाई सब स्टेशन ऑक्सिलरी। सब स्टेशन के पास जो रिले है, वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, उसी को सप्लाई करेंगे, उसी को कहते हैं सब स्टेशन ऑक्सिलरी, जो कि ऑलरेडी बता दिए। सिंक्रोनस कैपेसिटर आर कैपेसिटर बैंक, और सिंक्रोनस कैपेसिटर और कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक जब पावर सिस्टम पढ़ोगे तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। जैसे छोटा पंखा में कैपेसिटर लगाते हैं ना, संधारित्र कंडेंसर, तो बड़ा जगह ये नहीं लगाते, बड़ा जगह बड़ा कैपेसिटर चाहिए, तो वहाँ हम सिंक्रोनस मोटर को ही कैपेसिटर बना लेते हैं। अगर ओवर एक्साइटेड कर देते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग मशीन में, तो वो कंडेंसर बन जाता है, समझ गए, वो कैपेसिटर बन जाता है। तो उसी का यूज करने के लिए उसमें भी सप्लाई चाहिए, तो उसको भी सप्लाई करने के लिए हम 3 वाइंडिंग 3rd वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूजली इन इनर कनेक्टेड 3 सप्लाई सिस्टम। ये तो नहीं है, मतलब छोड़ो इसको। यूज फॉर हार्मोनिक सप्रेशन फॉर स्टार कनेक्टेड। अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो जब स्टार स्टार बता रहे थे स्टार स्टार में याद करना, स्टार स्टार में एक अवगुण क्या होता है, हार्मोनिक होता है, हार्मोनिक होता है, जबकि डेल्टा डेल्टा में क्या होता है, हार्मोनिक नहीं होता है। तो ये हार्मोनिक होता है, उसी हार्मोनिक को हटाने के लिए अगर स्टार स्टार कनेक्शन है तो आप 3rd वाइंडिंग एक कर लेना,
डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा क्या करेगा, हार्मोनिक को रिड्यूस कर देगा। तो जहां भी स्टार स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर है वहां हम डेल्टा कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, हार्मोनिक को हटा देते हैं, तब आराम से चलाते हैं। तो यही लिखा हुआ है, यूज फॉर हार्मोनिक सप्रेशन फॉर स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। तो आपको ये क्वेश्चन यहां से पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा अगर स्टार स्टार कनेक्शन में हार्मोनिक बन रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, तो बोल देना टर्सरी वाइंडिंग करेंगे यूज, और वो डेल्टा कनेक्टेड होगा। पूछेगा टर्सरी वाइंडिंग कैसा कनेक्ट रहता है, तो डेल्टा कनेक्ट रहता है, जो कि ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। यूज फॉर मेजर हाई वोल्टेज को वही बताए थे, वोल्टेज को लो करके बता देगा, वोल्ट मीटर एमीटर को देगा। ट्रांसफार्मर रेटिंग, ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा क्या करते हैं, देखो ट्रांसफार्मर दो तरह का लॉस होता है, ये जो लिखा हुआ है ना इसी बात को इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूं। ट्रांसफार्मर में दो तरह का लॉस होता है, कौन कौन लॉस होता है बताओ। एक होता है कोर लॉस, एक होता है आपको कॉपर लॉस। अब देखो जो कोर लॉस होता है, ये कोर में जो लॉस होता है, ये कोर हो गया ना, ये कोर हो गया, देखो ये जो हो गया ना कोर, ये हो गया वाइंडिंग। तो कोर में जो लॉस होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे, और जो कॉपर में लॉस होता है वो डिपेंड करता है करंट पे। तो अगर दो चीज लॉस हो रहा है, अगर कोई चीज लॉस हो रहा है तो क्या बनाएगा, हीट। तो जो चाहे दुनिया का कोई भी मशीन है, हम उसका रेटिंग करते हैं हीट पे, यानी वो ट्रांसफार्मर कितना हीट बर्दाश्त कर सकता है, जितना तक बर्दाश्त करता है वही उसका रेटिंग हो जाता है। तो ये बताओ, ये लॉस कॉपर लॉस और कोर लॉस दोनों मिलकर ही तो हीट कर रहा है ना, तो इसलिए ट्रांसफर का जो रेटिंग होता है एस बराबर V/A होता है। तो इसलिए ट्रांसफर का रेटिंग वोल्ट एम्पियर में होता है, ना कि वाट में होता है। तो आपको पूछेगा जो बताओ ट्रांसफार्मर का रेटिंग वोल्ट एम्पियर में होता है कि वाट में होता है, तो बोलोगे वोल्ट एम्पियर में। वाट में तभी होगा जब पावर फैक्टर आता है, जैसे मोटर में वाट में होता है, क्योंकि मोटर में क्या होता है, लैगिंग या लीडिंग होता है। यहाँ लैगिंग लीडिंग से लेना देना नहीं है, यहाँ दो तरह का लॉस होगा, कोर लॉस और कॉपर लॉस। एक डिपेंड करता है वोल्टेज पे, एक डिपेंड करता है करंट पे, दोनों को गुना करेंगे तो पावर बनेगा, और यही पावर को हम वोल्ट एम्पियर लिखते हैं। इसलिए KVA MVA में हम ही किसको करते हैं, ट्रांसफार्मर का रेटिंग करते हैं। और रेटिंग का मतलब होता है कितना हीट बर्दाश्त कर सकता है, जितना हीट बर्दाश्त कर सकता है वही उसका रेटिंग हो गया। उससे ज्यादा अगर होगा तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो उतना तक मैक्सिमम उसका कैपेसिटी हुआ, हीट को क्या कर सकता है, वो मेंटेन कर सकता है या उसको शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यही लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर रेटिंग डिफाइंड एज द पावर विच कैन बी सेफली एंड एफिशिएंटली डिलीवर्ड बाय ए मशीन अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। यानी आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग या कोई भी मशीन का रेटिंग क्या डिफाइन करता है कितना बढ़िया से ये उस लोड को आराम से सप्लाई कर सकता है बिना जलाए हुए, ठीक है। और हमेशा वोल्ट एम्पियर में देना, उसी बात को हमने यहाँ लिखा है जो आपको समझाया हो, हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा, इसलिए टेम्परेचर राइज पे काम करता है, ये सब बात। देखो ये पूछता है, हाँ यहाँ देख लो, यहाँ पूछता है जो रेटिंग किस पे डिपेंड करता है, देखो। तो रेटिंग डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ ए मशीन टू ट्रांसफर पावर विदाउट ओवर हीटिंग, यानी बिना हीटिंग का, बिना डैमेज का, समझ गए। That measuring means rating of the electric machine is governed by the temperature rise। ये भी पूछता है एग्जाम में, बोलता है जो रेटिंग किस पे डिपेंड करता है, तो पूछोगे लिखोगे टेम्परेचर राइज, ऑप्शन में रहता है टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर पे रेटिंग डिपेंड करता है, समझ गए। तो यहां से देख लेना, टेम्परेचर पे रेटिंग डिपेंड करेगा, क्योंकि मशीन का रेटिंग डिपेंड करता है हीट पे, हीट मतलब टेम्परेचर। ठीक है, अब ये बता दिया ऑलरेडी किस पे, कोर लॉस और कॉपर लॉस पे होता है, बता ही दिए तुमको, इसलिए इसको वोल्ट एम्पियर में बताते हैं। कोर लॉस डिपेंड ऑन द वोल्टेज वेयर कॉपर लॉस डिपेंड ऑन द करंट, टोटल लॉस इनटू वोल्ट एम्पियर, हो गया, ऑलरेडी बताया जी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, देयरफॉर ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन वोल्ट एम्पियर। KVA बोलो, मेगा, ये तो KVA तो मान लो बड़ा है तो किलो लगा दिए 10⁻3, और बड़ा रहता तो मेगा लगा लेते, छोटा रहता तो VA बस रखते। तो मेगा किलो ये, लेकिन होगा क्या लास्ट में वोल्ट एम्पियर ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें रहेगा, ठीक है, किसमें, नॉट इन किलोवाट, यानी किलोवाट में नहीं करते हैं, किलो वोल्ट में करते हैं। जब भी करेंगे किलो वोल्ट में करेंगे, किलो वोल्ट एम्पियर में करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर, देखो अब तो लगता नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, ठीक है। अब क्योंकि हमें लगा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट भी किए थे, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको दो चीज और बताना पड़ेगा, तीन चीज, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी है, समझ गए। तो कल देखो ये भी करेंगे, कल मशीन भी करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बच गया, जिसमें CT-PT है, और एक इनरसमेंट करंट होता है, जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता देंगे। तो आज सिलेबस, आज को करते हैं यही बंद, ऑलरेडी हम लोग 2 घंटा पढ़ लिया ना जी। चलो तो चलो ठीक है, अब करते हैं बंद, फिर कल मिलते हैं, कल पढ़ा देंगे, इसको खत्म करेंगे और नया भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से।
चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप समझ में आया, समझ में आया एक बार बता दो, ठीक है, अब कल पढ़ा देंगे। चलो टाटा बाय बाय, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर बचा हुआ है, इसमें भी कम से कम 45 मिनट लगेगा पढ़ाने में, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन करते हैं बंद। आई होप एंजॉय किए होंगे, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय, फिर मिलो कल, ठीक है।